कल हम जॉइंट स्टार्ट कर चुके थे, कुछ पोर्शन हमने डिस्कस किया था अबाउट द जॉइंट्स, है ना, जिसको आर्टिकुलेशन हम बोल रहे हैं बेसिकली। तो जॉइंट को ऑलमोस्ट आज हम डिस्कस कर लेते हैं। जॉइंट को मेनली तीन टाइप से क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरली और आल्सो एज फंक्शनली, है ना। दोनों में तीन तीन क्लासिफिकेशन हमने बनाया था। जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है वो आपका फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट एंड वन मोर इज द साइनोवियल जॉइंट। और फिजियोलॉजिकल हम डिस्कस करते हैं। तो फिजियोलॉजिकल कौन से रहता है आपके? हाँ, बिल्कुल। तो कौन कौन से एस यानी सिन आर्थरोसिस, ए यानी एमपी आर्थरोसिस एंड डी यानी डायआर्थरोसिस। डायआर्थरोसिस फॉर द फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जो अच्छे से मूवमेंट करता है, अच्छे से मूवेबिलिटी उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? डायआर्थरोसिस। तो फिजियोलॉजिकल अलग है और एनाटॉमिकली अलग है, तो दोनों को साथ में भी आपको याद रखना। जैसे साइनोवियल जॉइंट है वो स्ट्रक्चरली हम क्लासिफाई करते हैं मॉर्फोलॉजिकली, क्योंकि उसमें साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है। अब साइनोवियल जॉइंट को एज ए फिजियोलॉजिकल जॉइंट आप कौन सा बोलेंगे? डायआर्थरोसिस, बिल्कुल, क्योंकि वो फ्रीली मूवेबल रहता है, अच्छे से मूवमेंट्स होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? डायआर्थरोटिक जॉइंट। तो ये साइन जो आपका स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन है विद द फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है एक दूसरे के साथ में। और जैसे फाइब्रोसिस जॉइंट है ना, जो आपका फाइब्रस जॉइंट है बेसिकली, तो फाइब्रस जॉइंट जो है उसको आप एज ए फिजियोलॉजिकल क्या बोलेंगे? सिन आर्थरोसिस, और इन सम केसेस एमपी आर्थरोसिस। कुछ केस में एमपी आर्थरोसिस रहता है कि स्लाइटली मूवेबल भी रहता है। तो दोनों चीजें ही आपको याद रखना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंसान जी पीपीटी वगैरह दे दीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चों को भी गुड इवनिंग। जहां से हमने कल फिनिश किया था वहीं से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वापस। कुछ भी आपके डाउट रहता है तो इन बिटवीन क्लास में पूछेगा। लास्ट में जब आप पूछते हैं तो उस टाइम सिस्टम बंद हो जाता है, तो उस टाइम कोरिलेट हम नहीं कर पाते। कुछ भी डाउट हो इन बिटवीन आप क्लास में पूछ सकते हैं। चलिए ये अभी हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इस स्लाइड से क्वेश्चन बनता ही है, लेकिन इसको हम पहले नहीं डिस्कस करेंगे। पहले हम ये जानेंगे जो कि हम कल देख चुके थे। देन जॉइंट का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। देन इसके बाद में हमने देखा था फंक्शनल और फिजियोलॉजिकली सिन आर्थरोसिस, इमूवेबल, एमपी आर्थरोसिस और डायआर्थरोसिस। फाइब्रस जॉइंट हमारा हो गया था ऑलमोस्ट। इसके अंदर टाइप्स जो है वो देख चुके थे, सुचर, सिंडेस्मोसिस, इंटरओसियस मेम्ब्रेन। सुचर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सिंडेस्मोसिस, जिसको बैंड और लाइगेशन के रूप में बोल रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। फाइब्रस जॉइंट का ही ये टाइप है, लेकिन जो सुचर है और ये है, इसमें क्या बेसिक सा डिफरेंशिएशन रहेगा, है ना। सिंडेस्मोसिस और सुचर और इंटरओसियस, तो इसमें हल्का हल्का सा गैप बढ़ जाता है। जैसे सुचर है, अडल्ट के एस्पेक्ट से हम बात करें तो उसमें ज्यादा गैप नहीं रहता है, लेकिन वहीं हम बात करें जो आपका सिंडेस्मोसिस, उसमें स्लाइटली गैप होता है और जो सराउंडिंग लिगामेंट्स होते हैं और बेंड लाइन लिगामेंट होते हैं, तो वो उसको अच्छे से बांध के रखते हैं। इसलिए जो ये जॉइंट होते हैं कुछ केसेस में हल्के फुल्के मूवमेंट करने वाले होते हैं। सिंडेस्मोसिस मतलब होता है बेंड की तरह। एक तो ये है कि पूरा चिपका हुआ है, एक तो ये है कि जैसे ये दो फिंगर है तो दोनों फिंगर इस दोनों फिंगर से चिपकी हुई, तो ये तो आपका सुचर जॉइंट हो गया। लेकिन चिपकी हुई है और किसी लिगामेंट इसको टाइटली बांध रखा, तो वो आपका कौन सा बन जाएगा? दैट इज अ सिंडेस्मोसिस। सिंडेस जो वर्ड है, सिंडेस, उसका मतलब ही है आपका बेंड और लाइगेशन। उस वर्ड का मीन से बेंड और लाइगेशन है। फाइब्रस जॉइंट इन विच देयर इज अ ग्रेटर डिस्टेंस इन कंपैरेटिवली द योर वी कैन से सुचर। ज्यादा डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस भी नहीं है कि साइनोवियल जॉइंट में इसको क्लासिफाई करें, वो ग्रेटर वर्ड यहाँ पे नहीं है ना। इसमें जो डिस्टेंस है नो डाउट आपकी सुचर के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा रहती है, लेकिन साइनोवियल जॉइंट जितनी तो नहीं रहती। अगर साइनोवियल जॉइंट जितनी रहती है तो फिर वो आप साइनोवियल जॉइंट के अंदर क्लासिफाई करते हैं, समझ पा रहे हैं जी। तो यहाँ पे हल्की सी डिस्टेंस रहती है और वी कैन से बीच में गैप रहता है एज कंपेयर टू सुचर। सुचर में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, वहाँ पे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं। तो ग्रेटर डिस्टेंस बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस एंड मोर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देन इन सुचर परमिट लिमिटेड मूवमेंट। और एग्जांपल के अंदर है आपका डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट, डेंटो एल्वर जॉइंट, और जिसको हम कॉम्पोसिट बोल रहे हैं। और इसकी इमेज आप समझ पाएंगे, यहाँ पे जो ये इमेज दे रखी है इसको आप देखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये लिगामेंट है, हल्का सा गैप है, लेकिन उस गैप को एक लिगामेंट ने ओवरकम करके इस तरीके से बांध रखा है। तो ये जो लिगामेंट है, ये जो लाइगेशन है, उसी के लिए वर्ड आया सिंडेस्मोसिस। बेसिकली है क्या, ये आपका फाइब्रस टाइप ऑफ द जॉइंट ही है। इस वर्ड का मींस आपको याद रखना है कि सिंडेस्मोस वर्ड मींस क्या है। एग्जांपल से आप अच्छे से समझेंगे, जैसे डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट है और आपका डेंटो एल्वर जॉइंट है, जिसको हम गोम्पोसिस बोल रहे हैं, है ना, जो आपकी एल्वर सॉकेट ऑफ द योर बोन, आइदर देयर अपर बोन और लोअर जो बोन, है ना, तो उसके बीच में जो एल्वर सॉकेट होती है उसके साथ में, और जो आपका टूथ की रूट होती है उसके साथ में जो जॉइंट बनता है वो डेंटो एल्वर जॉइंट। और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो जॉइंट बनता है, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्शन रहता है, बंधा हुआ रहता है, इसलिए इसको सिंडेस्मोसिस के अंदर क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, तो बस इस वर्ड से बनता है कि इस वर्ड का मींस है क्या, एक्चुअल में इस वर्ड को आप किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, या फिर ये जो जॉइंट होते हैं सिंडेस्मोसिस वो कौन से टाइप के जॉइंट के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। तो बेसिकली किस टाइप के जॉइंट हमारे फाइब्रस टाइप के ही जॉइंट है, जो टोटल 3 पट है उसमें से सेकंड है। और यहाँ से और क्वेश्चन बनता है तो वो आपका ये वाला बनेगा गोम्पोसिस, है ना, ये वाला गोम्पोसिस वाला क्वेश्चन और हल्का सा बनेगा। अब इसमें भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ तो एमपी आर्थरोसिस लिखा, मतलब स्लाइटली मूवेबल है, जबकि जो आपका गोम्पोसिस है वो बिल्कुल मूवेबल नहीं होता। आपका जो टूथ मूवेबल नहीं है नॉर्मल एनाटॉमी में, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? तो जो आपका एमपी आर्थरोसिस है वो इसके लिए है, और इसके लिए आप क्या लिख लेंगे? सिन आर्थरोसिस। समझ पा रहे? इसलिए ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और थंब रूल नहीं है, थंब रूल ऐसा नहीं है कि सर आपने सिंडेस्मोसिस बोल दिया इसका मतलब कि वो एमपी आर्थरोसिस ही रहेंगे। उसमें भी कुछ जो जॉइंट्स है, कुछ एग्जांपल है, वो आपके एक्जेक्टली सिन आर्थरोसिस एज ए फिजियोलॉजिकल हम क्लासिफाई करेंगे। क्लियर है कंसेप्ट? तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, ज्यादा इसमें सोचना नहीं, सिंपली आपको सिंडेस्मोसिस मींस होता है बेंड, लाइगेशन और लिगामेंट के थ्रू जो जुड़ा होता है, और सुचर के कंपैरेटिवली इसमें डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा रहती है ना। और दूसरा ये स्लाइटली मूवेबल होता है अगर हम सिंडेस्मोसिस के ओवरऑल व्यू की बात करें, लेकिन इसके एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल में जो एक यूनिक एग्जांपल है दैट इज अ डेंटो एल्वुलर जॉइंट, जो कि आपका गोम्पोसिस नेम से जाना जाता है, वो आपका बिल्कुल मूवेबल नहीं होता, दैट इज अ सिन आर्थरोसिस इन द फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। इस तरीके से याद रखिए, लिखिए इसको, या कल लिख चुके थे आप, चलिए लिख लीजिए फटाक से, लिखिए इन सब चीज को। बस ये वर्ड है, इस वर्ड से क्वेश्चन आता है कि सिंडेस्मोसिस और गोम्पोसिस क्या है। गोम्पोसिस का अनदर नेम आपको याद रखना, दैट इज डेंटो एल्वुलर जॉइंट, है ना। दोनों वर्ड का मींस किस तरीके से है, तो गोम्पोसिस मतलब कल मैंने बताया कि एक बोल्ट की तरह है ना, इसका मींस एक बोल्ट की तरह जो आपका टूथ की सॉकेट के अंदर से फिट हो रखा है ना, टूथ की सॉकेट में फिट हो रखा है, इसलिए गोम्पोस और गोम्पोसिस इसको बोल दिया। सिमिलरली आपका सिंडेस्मोसिस, सिंडेस मतलब है आपका बेसिकली बेंड और लाइगेशन मानने वाली कोई स्ट्रक्चर, वहां से वर्ड बनाया गया है सिंडेस्मोसिस। ऑनलाइन वाले बच्चे प्रतिमा, शोभा, रितिका, रजनी, सभी को गुड इवनिंग। रजनी जरूर आप लोगों से मिलना है कि भाई, है ना, सब बताया जाएगा कि रजनी को बड़ा मिस करते थे आप लोग। हाँ, रजनी जब सेलेक्ट होकर आएगा बच्चा तब आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो। मैडम है तो लेक्चर तो आप भी है।
नहीं है। जैसे आप लोग यहाँ पे हैं, सपोज आप लोग यहाँ पे हैं, जो कि ग्रेजुएशन होने के बाद में है ऑलमोस्ट, कुछ एक बच्चे जिनका हुआ नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट का हो चुका है। और आप ही अगर कॉलेज में जाते हैं बच्चों, है ना, आप ही कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ पे आप क्या बनते हैं? एज ए लेक्चरर। तो यहाँ पे जैसे हाँ ठीक है, लेक्चर देने वाला लेक्चरर, बाकी पोस्ट बना दी गई है कि ट्यूटर है या असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएटेड प्रोफेसर है। लेकिन वहाँ पे भी आप क्या करते, क्लासें लेते। लेकिन अभी तो क्योंकि सर नोट सेट आने लग गया, तो वहाँ से लालच हट गया है, वरना 2015 से पहले भाई यही था। अभी तो क्या है कि जो कॉलेज इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर टीचर नहीं मिल रहे हैं, बहुत रेयर चांस है कि मिल जाते हैं। फ्रेशर तो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, है ना, जो पुराने हैं, जो हाथ आ गए हैं, वो जाके थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बाकी ज्यादातर जो नए बच्चे आ रहे हैं वो तो बस नोट सेट की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, है ना, कि नोट सेट की प्रिपरेशन करना है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर बन के एम्स के अंदर जाना है। ये तो पर्पज है या नहीं है, पैसा मैटर करता है। कॉलेज में जाओगे कितना मिलेगा आपको, हम बताएंगे नहीं किसी के बारे में, लेकिन फैक्ट है थोड़ा। थोड़ी सी मेहनत की बात है बच्चों, 4-6 महीनों की बात है ना। थोड़ा जम के मेहनत कर ले, जितना अपना लगा सकते हैं, कि आज तक इतना नहीं लगाया पढ़ाई में, उतना हम लगा दे सर। 4-6 महीने, जनवरी चल रहा है, हाफ होने वाला है, आज 13 जनवरी हो चुका है ना। टाइम निकल रहा है, जैसे दिसंबर जा चुका है, नया साल स्टार्ट हो गया, आज 13 तारीख हो गई है, मतलब 13 दिन भी निकल गए, नए साल का आधा महीना जा चुका है, जाने वाला है ऑलमोस्ट, है ना। तो टाइम किस गति से जा रहा है आप इसको नहीं समझ पा रहे। पढ़ाई की स्पीड बढ़ाए बच्चों, फरवरी के बाद में आपके मार्च और अप्रैल में मेन एग्जाम है आपका, है ना। जो आपका सपना रहता है वो आपका सामने है। और ऑलमोस्ट कितने दिन है, जैसे 12 को है, आज 13 है, तो लगभग आपके पास 100 डेज तो नहीं बोल सकते, 3 महीने मोटे मोटे है, 90 डेज अप्रोक्सीमेट हम बात करें तो इतना ही है। हाँ, तो प्रिपरेशन को थोड़ी मजबूती से बनाए। वो जो बाद में काश आता है वो आज ही उसको हटा दे, बाद में मतलब कि जब आपका रिजल्ट आता है तब आप सोचते हैं कि यार काश मैं जनवरी में अच्छे से पढ़ता, फरवरी में अच्छे से पढ़ता, तो आज मेरा भी इसी जो वो पीडीएफ आती है इसमें आप नंबर सर्च करते हैं, बड़ी प्यारी पीडीएफ होती है, रोल नंबर आप डालते, प्यारी तब होती है जब वो आपके नंबर को शो कर देती है, नहीं तो फिर मोबाइल वगैरह भी आप फेंक देते हो उस पीडीएफ की वजह से, है ना? तो उस पीडीएफ में आपके नंबर हो, आपके मोबाइल नंबर हो, जो आपका सपने का एम्स है, आपका नेम है, उस पीडीएफ के अंदर हो। वो वैल्यू बनाने के लिए बच्चों यही टाइम है, 90 डेज निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। हो गया। नेक्स्ट है अपना थर्ड, और थर्ड ये भी फाइब्रस का ही टाइप है, दैट इज इंटरओसियस। दो जगह मेनली प्रेजेंट होता है, व्हिच इज अ सब्सटेंशियल सीट ऑफ द डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो सीट है आपके इंटरओसियस मेम्ब्रेन, वो भी आपकी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की ही सीट है, दैट बाइंड द नेबरिंग बोन, लॉन्ग बोन को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखती है, परमिट द स्लाइटली मूवमेंट, हल्का फुल्का मूवमेंट प्रोवाइड करती है, इसलिए हम इसको एमपी आर्थरोसिस बोल रहे हैं बेसिकली। एग्जांपल के लिए बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना और बिटवीन द टिबिया एंड फिबुला, बिटवीन की बात की, एंड पोर्शन पे नहीं है ना। तो इन बिटवीन जो है आपके सामने दैट इज इंटरओसियस मेम्ब्रेन। इंटरओसियस मेम्ब्रेन क्योंकि दो बोन को जॉइन कर रहा है, इसलिए इसको बेसिकली हम जॉइंट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। मेम्ब्रेन है क्या, तो ये भी आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यू ही है ना, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ही है ये भी। तीसरा है आपके फाइब्रस जॉइंट का, है ना, पहला सुचर, देन दूसरा आपका सिंडेस्मोसिस, और थर्ड वन इज द इंटरओसियस। इसके बाद में अपना कार्टिलेजिनस जॉइंट, देन साइनोवियल जॉइंट। इंटरओसियस से एक सीधा क्वेश्चन आता है कि कहां पर प्रेजेंट होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो एग्जांपल लिखे हुए वो आपके जहन में बैठे होने चाहिए। और इंटरओसियस, और इसको तो आप नहीं भूल पाएंगे, बेस्ट एग्जांपल देके आप लोगों को बताया है, तो भूलना बिल्कुल भी नहीं है। इंटरओसियस मेम्ब्रेन बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना एंड टिबिया एंड फिबुला। स्ट्रेंथ थोड़ी कम दिख रही है, किसी भी कंडीशन में छुट्टी नहीं ले बच्चों। बहुत रेयर कंडीशन, बहुत ऐसा आ गया कि सर अब इसमें तो लेना ही पड़ेगा, कोई भी हो वो लेगा उसे, तो वहां पे एक एक्सेप्शन बन सकता है। अदरवाइज की थोड़ी ठंड बढ़ गई है, आ नहीं पा रहे हैं, ट्रैफिक ज्यादा है ना, या खाना नहीं खाया है, नींद पूरी नहीं हुई, कुछ भी रीजन हो, क्लास से बंक नहीं मारे, ये आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्लास है, कॉलेज क्लास नहीं है बच्चों। अटेंडेंस के लिए आप लोग यहाँ पे नहीं आते हैं कि सर अटेंडेंस लगाने के लिए आ रहे हैं, आप बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं, है ना। और एक हमारे मन में ये होता है कि आज छुट्टी मार लेते हैं यार, दोस्त से ले लेंगे, नोट सीख लेंगे। वो वाली जो छपा हुआ है यहाँ पे जो बताया गया था उसका 50% उसने लिखा है या छपा है, और उसमें से भी आप जो लिखोगे वो 20 से 30% आपको समझ नहीं आने वाला है ना। तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाता किसी भी कंडीशन में, तो कुछ स्पेसिफिक हो जाएगी, लेना ही पड़ेगा, वो बात थोड़ी अलग है। छुट्टी नहीं ले, क्लास रेगुलर करे आ रहे हैं तो अपना 100% दे, है ना। हो गया ये। देन सेकंड जॉइंट इज द कार्टिलेजिनियस जॉइंट। थोड़ा सा अपना जो सुचर वाला जॉइंट, आई मीन जो फाइब्रस जॉइंट था उससे अलग है, हल्का सा, ज्यादा खास नहीं है, बस कार्टिलेज का डिफरेंस है। वहां पे जो कार्टिलेज है जो कनेक्ट करने वाले हैं एक बोन को दूसरे बोन के साथ में, दैट इज फाइब्रस। और यहाँ पे जो रहेंगे वो आपके जो कार्टिलेज बनते हैं वो और अदर कार्टिलेज, जैसे कि आपके हाइलन कार्टिलेज हो गया, आपका कोस्टल कार्टिलेज हो गया, तो उन कार्टिलेज का जो पर्टिकुलर जॉइंट बनता है ना, वो आपका कार्टिलेजिनियस जॉइंट के बीच में आपका कौन सा पोर्शन आ रहा है, कार्टिलेज आ रहा है कनेक्ट करने के लिए। मेनली इसमें से जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो इंटरवर्टिब्रल जो जॉइंट है उसके बारे में, दूसरा आपका जो सिम्पाइसिस प्यूबिस है, इन दो जॉइंट से बार बार क्वेश्चन आया कि वहां पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है, दैट इज द कार्टिलेजिनियस जॉइंट। आर्टिकुलेटिंग बोन्स आर टाइटली कनेक्टेड बाय द आइदर हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। कार्टिलेज हम डिस्कस करेंगे, तो किसी भी कार्टिलेज के थ्रू बोन कनेक्ट हो रही है, किसी भी कार्टिलेज के थ्रू, किसी भी कार्टिलेज के थ्रू, आइदर दे आर हाइलिन कार्टिलेज और दे आर ए फाइब्रो कार्टिलेज। कार्टिलेज के थ्रू दो बोन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही है, दैट जॉइंट इज नोन एज द कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट। हाइलिन कार्टिलेज बेसिकली हमने कहां पढ़ा था, बोन, और बोन में भी कहां पे, बोन तो पूरा सिस्टम में पढ़ा है। हाँ, तो ये आपको याद रखना है बेसिकली। सिंपल सा, उसमें जो कंफ्यूजन आप लोगों को हो रहा था कि कोस्टल कार्टिलेज स्पेसिफिकली ये वाला ही है जो आपका किसके साथ में है, फाउल्स रिब्स के साथ में है, वो आपका कोस्टल कार्टिलेज है।
बाकी यहाँ पे है वो प्रॉपर्टी वाइज हाइलिन कार्टिलेज ही है, उसको कोस्टल कार्टिलेज किसी बुक्स में मेंशन करेगा बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे रिब्स को कनेक्ट करता है, लेकिन प्रॉपर्टी वाइज वो किस तरीके से रहेगा आपका हाइलिन कार्टिलेज। कोस्टल के साथ कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को, है ना। कोस्टल कार्टिलेज और हाइलिन कार्टिलेज जो कि हम पढ़ चुके हैं रिब के जब हमने डिस्कस किया था तब। यहाँ पे भी है कि लेग्स ऑफ द साइनोवियल कैविटी, यहाँ भी साइनोवियल कैविटी नहीं रहेगी, अलाउ लिटिल और नो मूवमेंट, लगभग मूवमेंट प्रोवाइड करता है और नहीं भी अलग अलग है। जैसे आपका इंटरवर्टिब्रल है तो इंटरवर्टिब्रल जो जॉइंट बनेगा वो आपका हल्का फुल्का मूवमेंट करवाता है, बेसिकली हल्का मूवमेंट देगा तो आप एम्पी आर्थ्रोसिस। लेकिन सिम्पाइसिस प्यूबिस इन द मेन मेल की हम बात करें तो वहां पे मूवमेंट फीमेल में भी नहीं होता है, फीमेल में एट द टाइम ऑफ द लेबर उस टाइम थोड़ा सा मूवमेंट करता है, बाकी उसमें भी मूवमेंट जनरली हम बोलेंगे तो नहीं होता। तो सिम्पाइसिस प्यूबिस है तो हम क्या बोलेंगे, ये सिन आर्थ्रोसिस है, मतलब मूवमेंट नहीं है। वहीं हम इसी के एक एग्जांपल की बात कर रहे हैं, दैट इज इंटरवर्टिब्रल जॉइंट, तो वो आपका हल्का मूवेबल होता है, स्लाइटली मूवेबल होता है, दैट इज एमपी आर्थ्रोसिस। तो वही बात आ गई कि थंब रूल नहीं है कि जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है वो सारे ही सिन आर्थ्रोसिस टाइप के हैं या फिर सारे ही एमपी आर्थ्रोसिस टाइप के, ऐसा नहीं है। कुछ जॉइंट इसमें से सिन आर्थ्रोसिस हो सकते हैं, कुछ जॉइंट इसमें से एमपी आर्थ्रोसिस हो सकते हैं। हाँ, यूनिक थिंग्स है दैट इज कि फाइब्रस जॉइंट और कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के अंदर साइनोवियल कैविटी नहीं होती, इसलिए इनको हम कभी भी फ्रीली मूवेबल और डाई आर्थ्रोटिक टाइप के जॉइंट नहीं बोलेंगे, वो आपके एकमात्र साइनोवियल जॉइंट ही रहते हैं। एग्जांपल है आपके सामने बिटवीन द रिब्स एंड स्टेनम, दैट इज सिन आर्थ्रोसिस, एपिपाइजियल ग्रोथ प्लेट वाला जो जॉइंट बनता है वो भी आपका सिन आर्थ्रोसिस, एंड सिम्पाइसिस प्यूबिस एंड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। ये जो चार एग्जांपल है इनमें से यहाँ से बार-बार क्वेश्चन पूछा गया है, इन दोनों को बिल्कुल बिठा के रखें, है ना। ये दोनों ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है, इनको मतलब दिमाग में रखना ही है। अभी जो आप लिखोगे तो चारों जॉइंट आप लिख लेंगे, कुछ टाइम के लिए वो रहेगा आपके माइंड में, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट आपके माइंड से धीरे-धीरे चीजें स्किप होती है जब आप रिवाइज नहीं करते। तो एटलीस्ट दो चीजें हैं जो आपके जहन में बैठी हो, है ना। ये फाइब्रस जॉइंट की बात बोलते ही तुरंत आपके माइंड में आएगा, जैसे सूचक की बात कर रहे हैं, फाइब्रस जॉइंट आया तो सूचक की बात की जा रही है, फाइब्रस जॉइंट आया तो डेंटो एल्वर जॉइंट की बात की जा रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गोम्पोसिस बोल रहे हैं। फाइब्रस जॉइंट आया तो सिंडेस्मोसिस की बात की जा रही है, ये ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाना चाहिए। आज के 1 महीने बाद में अगर इसके बारे में कुछ पूछा जाए तो वहीं पे कार्टिलेजिनस जॉइंट के बारे में आता है तो आपके माइंड में तुरंत दो एग्जांपल आने चाहिए कि सिम्पाइसिस प्यूबिस एंड सेकंड वन इज द इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। अभी आपको चारों ही इजी लग रहे हैं लेकिन एक टाइम के बाद में आप भूल जाते हैं, तो एटलीस्ट ये दो तो आपके बिल्कुल जहन के अंदर होना चाहिए कि ये जो दो जॉइंट होते हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। फिर बता रहा हूँ वेरिएशन किसी किसी बुक्स के अंदर, मैं नेम बुक्स का नहीं बताता हूँ, इस चीज को मैं थोड़ा अलग से रखता हूँ। बाकी बुक्स के अंदर ये है कि सिम्पाइसिस प्यूबिस को आप देखोगे कि किसी बुक्स में अगर आपने डिटेल से चीजें पढ़ेगी तो फाइब्रस जॉइंट के अंदर भी कंसीडर कर रखा है, तो वो वेरिएशन ज्यादा रखना नहीं है, बस कार्टिलेजिनस जॉइंट और उसके अंदर आपका सिम्पाइसिस प्यूबिस और इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। हो गया, चलिए लिखिए, थोड़ा पास लिखिए, कल पेपर होने वाला है, जितने भी बजे यहाँ पे दिख रहे हैं, है ना, सभी को अटेम्प्ट करना है, बाद में पेपर नहीं दिया जाएगा, सभी को अटेम्प्ट करना है, पूरी पोटेंसी के साथ अटेम्प्ट करना है। कल बड़े शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, सर की जो रिसेंटली 2 क्लासें हुई है वहां से क्वेश्चन आएगा, और एक आपका जो दूसरा और कौन सा चल रहा है आपका साथ साथ में, रमेश सर की लिम्पेटिक, हाँ तो सर ने अभी बताया, तो लिम्पेटिक सिस्टम से और मेन आपका स्केलेटल सिस्टम से। कल हो सकता है कि आपका टेस्ट पेपर थोड़ा सा क्वेश्चंस में बड़ा बनाया जाए, मेजोरिटी में जो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे दैट इज फ्रॉम द स्केलेटल सिस्टम, है ना, और बड़े शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो अटेम्प्ट करना है। और उसको नेक्स्ट हो सकता है कल क्लास अपनी हो या नहीं हो, लेकिन जब भी हमें क्लास होती है परसों, तो उसके अंदर हम उसको डिस्कस भी करेंगे, जो आपको कुछ डाउट रहता है तो डाउट ऑब्वियसली रहने वाला है कल के क्वेश्चंस के अंदर। हाँ जी, रीजनिंग का भी होंगे, कुछ पार्ट रहेगा। रमेश ने अभी जब हम डिस्कस करें तो सर ने रीजनिंग का मैसेज जिक्र नहीं किया, उन्होंने बोला कि बच्चों को 3 सब्जेक्ट के बारे में तो आपको बताना है, जो सेंसरी सिस्टम है आपका अभी 2 क्लासें हुई है, और रमेश सर के लिम्फेटिक सिस्टम, और अभी जो स्केलेटल सिस्टम हमारा चल रहा है, तो इन तीनों से तो आएगा, बाकी रीजनिंग की मैं बात करता हूँ, होगा तो उसके लिए प्रिपेयर है ना। पीडिया के भी कुछ है तो ठीक है, वो भी बात, मेरे को 3 सब्जेक्ट के लिए बोला गया है, बाकी वो बात कर ले, और मेरे को 3 सिस्टम बोला गया है। अच्छा ये तो यही की बातें हैं, पढ़ना तो सभी है, ऐसा नहीं है कि सर ओनली 3 नहीं पढ़ के आएंगे, सब कुछ पढ़ना है। प्रीवियस वीक में क्या था वो भी पढ़ना है, उसके भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, माइंड सेट को पूरा बना के रखे कि सर ओनली एक सप्ताह में जो पढ़ाया गया वही पढ़ेंगे। ये आपके सामने एपिपाइजियल प्लेट वाला जॉइंट आ गया एग्जांपल, और दूसरा आपका आ गया प्यूबिस सिम्पाइसिस, दैट इज द सिम्पाइसिस प्यूबिस जो प्यूबिक बोन आपकी जॉइंट होकर बनाती है, दैट इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट। अगला आपका साइनोवियल जॉइंट, जिसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना, जॉइंट में नजर जाती है तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सोल्व करें, पढ़ना है, उसके बाद में अच्छे से सोल्व करना है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं एलिमिनेट करते हुए, क्योंकि 2 जॉइंट हमने पढ़ लिया है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में बोला जा रहा है, तो साइनोवियल को आप इजीली कैप्चर कर सकते हैं। अच्छा आधे बजे तक क्वेश्चन नहीं पढ़ते, उससे पहले आप सी बोल देते हो, तो वो बेचारा क्वेश्चन पढ़ता है छोड़ के सी को देखने लग जाते हैं, क्या सी में क्या लिखा हुआ है ना, ऐसा भी है। तो बच्चों इन पे भरोसा नहीं करें, आपका कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे होना है ना, क्वेश्चन को पढ़ते रहे, उसके बाद में अपना आंसर जनरेट करें। ये जो है, ये जो ऐसा करते हैं वो दोगले लोग हैं, बच के रहना इनसे। क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइनोवियल जॉइंट आर ट्रू, कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। साइनोवियल जॉइंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द साइनोवियल कैविटी, यस, तो सही स्टेटमेंट है। सेकंड बॉर्डर है द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन आर कवर्ड विद द हाइलिन कार्टिलेज, किस कार्टिलेज से कवर्ड रहती है, तो फिर सी क्यों बता रहे, सी में सेकंड आ रहा है ना भाई, आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द बोन आर कवर्ड विद द हाइलिन कार्टिलेज, तो हाइलिन कार्टिलेज बेसिकली बच्चों यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है ना, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है, तो सी क्यों बताया आप लोगों ने, आर्टिकुलर कार्टिलेज बेसिकली यहाँ पे रहेगा,
सेकंड है हमारा दैट इज द साइनोवियल जॉइंट अलाउ ओनली स्पेसिफिक मूवमेंट, ओनली स्पेसिफिक मूवमेंट। तो साइनोवियल जॉइंट तो सारे ही मूवमेंट देते हैं, जैसे अभी लिस्ट थी आपके सामने, वो आगे डिस्कस करेंगे मूवमेंट्स की। मूवमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा मूवमेंट किस टाइप का होता है, तो वो ओनली स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं, ये बहुत सारे टाइप के मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। एक्सटेंशन हो गया, फ्लेक्शन हो गया, एडक्शन हो गया, अबडक्शन हो गया, आपका सर्कमडेशन हो गया, आपका सर्कुलेशन वाला जो मूवमेंट हो गया, रोटेशन मूवमेंट हो गया, तो बहुत सारे टाइप ऑफ द मूवमेंट्स होते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट के अलग-अलग जॉइंट है, वो सारे मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ओनली वाला जो स्टेटमेंट वो गलत हो जाता है। एंड देन द साइनोवियल फ्लूइड विद इन द जॉइंट कैविटी रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड नरिश टू द कार्टिलेज, ये तो सही बात है ना। तो दो स्टेटमेंट है ये, फर्स्ट एंड ये। यहाँ पे जो है वो तो थोड़ा क्वेश्चन के अंदर बेसिकली इसका राइट आंसर आपका सी ही है, लेकिन यहाँ पे जो है क्योंकि यहाँ पे सी आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा करेक्ट करना है कि हाइलिन कार्टिलेज बेसिकली आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, बोल रहे हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज आपका कहाँ पे रहता है, कहाँ पे रहता है, कार्टिलेज जो थोड़ा सॉफ्ट रहता है बेसिकली ये है, या फिर आपकी लेरिंग्स के अंदर, तो वो जो कार्टिलेज है वो आपका यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज है। जो कार्टिलेज है वो स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है। साइनोवियल जॉइंट ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, कार्टिलेज हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे और सारे जितने भी कार्टिलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस है और आपके डाउट है वो सारे कवर अप हो जाएंगे। फिलहाल आपको दो चीजें ही याद रखना कि साइनोवियल जो जॉइंट होता है ना, साइनोवियल जो जॉइंट होता है उसको हम किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं कि कोई भी बोन होगी है ना, दो बोन जो होती है उसके बीच में, दो बोन जो होती है उसके बीच में एक सुंदर सी कैविटी बनती है ना, और वह कैविटी आपकी किस रूप में जानी जाती है, साइनोवियल कैविटी। यहाँ पे जो है वो आर्टिकुलर सरफेस होगी आपकी, जो आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज से बनी होती है। देन इसके बाद में यहाँ पे कैप्सूल बनता है, उस कैप्सूल को साइनोवियल कैप्सूल बोल देते हैं। बाहर की तरफ जो होता है वो फाइब्रस का रहता है, और जो अंदर की तरफ होती है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे ये जो अंदर की तरफ साइनोवियल मेम्ब्रेन है, और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन पर ही ये जो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इसी साइनोवियल मेम्ब्रेन पे आपकी साइनोवियल सेल रहती है, साइनोवियोसाइट। वहां से क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। तो ये जो जॉइंट है वो साइनोवियल जॉइंट हो गया, ये जो है वो आपका बाहर का पूरा कैप्सूल हो गया है ना, कवरिंग होगी। और इसका जो बाहर वाला होता है ये तो आपका लिगामेंट्स मतलब फाइब्रस कैप्सूल है, यहाँ से आपके लिगामेंट्स इस तरीके से बाहर की तरफ से जुड़ते हैं। लेकिन यहाँ से जो इनर वाली लेयर है जो आपकी साइनोवियल कैविटी के कांटेक्ट में है, दैट इज द साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये जो होती है वो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन के रूप में कंसीडर की जाती है बेसिकली। और यहाँ पे अलग अलग सेल होती है, कौन कौन सी होती है भी जानेंगे, क्योंकि वहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दो टाइप की रहती है, टाइप ए साइनोवियोसाइट, साइनोवियल सेल, और साइनोवियोसाइट दोनों की बात है। तो टाइप ए और टाइप बी दो होती है, एक जो रहती है फ्लूइड को सीक्रेट करती है, दूसरी जो होती है मैक्रोफेज ही है, दैट इज डब्ल्यूबीसी, जॉइंट की फेगोसाइटिक सेल, तो वो भी आपकी साइनोवियोसाइट ही है, टाइप ए। और टाइप बी जो होती है बेसिकली आपका फ्लूइड सीक्रेट करती है, अभी हम अच्छे से देखेंगे। और उसके अंदर यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये फ्लूइड किस रूप में जाना जाता है, साइनोवियल फ्लूइड। और ये जो कैविटी है वो साइनोवियल कैविटी। इस जो फ्लूइड होता है इस फ्लूइड के अंदर अलग अलग टाइप के एंजाइम्स, अलग अलग टाइप के जो केमिकल्स कंटेंट प्रेजेंट होते हैं, और वही आपको मूवमेंट को जॉइंट के मूवमेंट को अच्छे से मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसी की वजह से आपका जो मूवमेंट्स रहता है वो अच्छे से रहता है, उन एंजाइम्स की वजह से, उन लुब्रिकेंट की वजह से, उन कंटेंट की वजह से। तो साइनोवियल जो जॉइंट होता है बेसिकली इफ्यूजन पे यहीं पे बनता है ना, जो आपका जॉइंट इफ्यूजन बनता है। इफ्यूजन मतलब क्या है, फ्लूइड का abnormal तरीके से एक्युमुलेट हो जाना पर्टिकुलर कैविटी के अंदर। और यहाँ पे जो जॉइंट डिफ्यूजन बनता है तो वो साइनोवियल जॉइंट जो फ्लूइड है उसके अंदर ही थोड़ी क्वांटिटी बढ़ने लग जाती है, नॉर्मल की तुलना में काफी ज्यादा होने लग जाती है, तब वो जॉइंट डिफ्यूजन बनता है। फिर यहाँ से हम जॉइंट में आर्थ्रोसेंटेसिस प्रोसीजर करते हैं। आर्थ्रोसेंटेसिस जॉइंट से फ्लूइड को एस्पायर करने वाली प्रोसीजर, तो आर्थ्रोसेंटेसिस करते हैं तो वो इसी फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। तो ये जो जॉइंट होता है जिसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, फ्लूइड भी प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, और इसी की वजह से जो आपकी बोन होती है वो सभी डायरेक्शन में मूवमेंट कर पाती है, एंटीरियर डायरेक्शन, पोस्टीरियर, लेटरल, सर्कमडेशन आपकी है ना। तो जो भी डायरेक्शन बनती है, जिस भी डायरेक्शन में आपकी जॉइंट मूवमेंट कर पाती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए साइनोवियल कैविटी। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। यूनिक जॉइंट होता है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइनोवियल जॉइंट इज द प्रेजेंस ऑफ द स्पेस दैट इज नोन एज द साइनोवियल कैविटी बिटवीन द आर्टिकुलेटेड बोन्स। साइनोवियल जॉइंट आर द क्लासिफाइड फंक्शनली एज द फ्रीली मूवेबल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट को आप फंक्शनली कैसे बोलोगे कि ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट है, जैसे ये आपकी बोन होगी, दूसरी ये बोन होगी, अंदर की तरफ आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज हो गया, ये वाला ये आपकी आर्टिकुलर बोन होगी, इधर से जुड़ने वाली, इधर से जुड़ने वाली। देन इसके बाद में अंदर की तरफ जो है वो आपकी क्या होगी, साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, और बाहर की तरफ जो है वो आपकी फाइब्रस मेम्ब्रेन है जो बेसिकली लिगामेंट बनाती है, ये वाली। तो इस तरीके से जो जॉइंट बन रहा है, और ये जो कैविटी होगी वो साइनोवियल कैविटी होगी, और इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो साइनोवियल फ्लूइड के रूप में जाना जाता है। लिखिए फटाक से इसको। और वैसे इसमें ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली साइनोवियल जॉइंट लिखे, साइनोवियल जॉइंट की डायग्राम बना ले हल्का सा, और डायग्राम में वो सारे नॉमिनेट करें। ये खास बात है बजाय कि आप ये लैंग्वेज लिखे, लैंग्वेज में ओनली साइनोवियल कैविटी लिखा हुआ, तो वो आप जॉइंट की इमेज बना के वहां पे नॉमिनेट कर ले कि कौन सी कैविटी है, कौन सी अंदर वाली मेम्ब्रेन, कौन सी बाहर वाली मेम्ब्रेन है, ज्यादा लिखे नहीं, मतलब वो तो नॉर्मल वर्ड है, बजाय कि आप इमेज बनाए। और लास्ट में जो लिखा हुआ है खास बात है कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, और उसके लिए टर्म आती है डाई आर्थरोसिस। डायग्राम पे ज्यादा ध्यान दे, डायग्राम को ज्यादा ड्रॉ करे, है ना। हो गया, चलिए हटा दे। लिख रहा है अभी, तो इतना आगे बैठ के आप ऐसे बोल रहे हो तो पीछे वालों को क्या होगा भाई। चलिए हटा दिया, आप आराम से लिख सकते हैं। पहले वाले पेपर में बड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को, जब आप यहाँ बैठ के अटेंड करेंगे तभी आएगा भाई, है ना। वो जो पेपर ले जाके आप सोचते हैं कि घर पे सोल्व कर लेते हैं, तो बस वो एक सोचने की बात होती है, वो एक्चुअली सोल्व होता नहीं है। ये आप करते भी हैं तो वो माहौल नहीं मिलता वहाँ पे, है ना, घर पे। तो कोशिश करें कि आप यहीं पे आए, और इसी कॉम्पिटिटिव जो जो दो है आपका, है ना, इसमें अपने आप को एनालाइज करें कि मैंने कितना सीखा है, मैंने कितना जाना है, मेरा सेंस कितना काम कर रहा है, मैं चीजों को पकड़ पा रहा हूँ, ये नहीं पकड़ पा रहा। तो वो आप अपने आप को इवालुएट करने का एक बेस्ट वे होता है, जो आपका हर ट्यूसडे को पेपर होता है, वो आपको इवालुएट करने का एक बढ़िया जरिया है। और जब आप उससे डर के पीछे हटोगे तो भाई कैसे प्रोग्रेस करोगे आप लोग, उससे पीछे नहीं हटना है ना। कल तो जो क्वांटिटी है आपकी डबल होनी चाहिए,
हाँ याद रखिए, कल की क्लास के अंदर बच्चे मिस नहीं मिले, है ना। ट्यूसडे को ऐसा होता है कि आधे बच्चे आते नहीं है क्योंकि टेस्ट है, टेस्ट थोड़ी देना है, हमें तो नोट्स लिखना है, और टेस्ट वाले दिन नोट्स थोड़ी लिखाए जाएंगे, इसलिए हम आते नहीं है, ऐसा ही होता है। हाँ, तो पेपर देने के लिए आप खुद को इवैल्यूएट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, शानदार पेपर रहने वाला है आप लोगों को कल। चलिए हो गया आई थिंक। आर्टिकुलर जॉइंट और कैप्सूल, अरे कितना लिखोगे यार, सब कुछ जो आपको समझा दिया उसके बावजूद भी ये है कि ये थ्योरी लिखेंगे, इतना नहीं लिखना है, फिर मेरे को मजबूरन ये थ्योरी कम करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए, फिर मैं थ्योरी बिल्कुल कॉन्साइज करके लाऊंगा आप लोगों के सामने, है ना। फिर यही करना पड़ेगा, मैं थ्योरी लेके आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी इस वर्ड के लिखने की कोई जरूरत नहीं थी आप, लेकिन क्योंकि सबका जो लेवल है हम समझ सकते हैं कि एक जैसा नहीं, किसी बच्चे को डायरेक्टली समझ में आ जाता है, किसी बच्चे को 4 बार बोले तो समझ में आ जाता है, किसी बच्चे को 5 बार, किसी को 10 बार, और किसी को हाँ। तो ये चीज है, इसलिए भाई आप सब लोगों के लिए है कि इजी लैंग्वेज समझ जाए, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, जो स्पेसिफिक है वही नोट डाउन करें। चलिए, आर्टिकुलर जॉइंट कैप्सूल जो एनक्लोज साइनोवियल कैविटी यूनिट आर्टिकुलेटिंग बॉन्ड कंपोज्ड ऑफ द टू लेयर, जिसको हम कैप्सूल बोल रहे हैं, आपने बना लिया है ऑलरेडी डायग्राम। और कौन कौन सी टू लेयर, आउटर जो है वो फाइब्रस मेम्ब्रेन की है, और इनर जो है वो आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन की क्या है, कैप्सूल की दो लेयर है। तो बाहर वाली है जो आपकी फाइब्रस है, ये वाली आप देख सकते हैं, ये जो वाली है वो फाइब्रस मेम्ब्रेन है, अंदर की तरफ जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन है। तो दो मेम्ब्रेन से ये कैप्सूल बना हुआ है जो आपका आर्टिकुलर और जॉइंट कैप्सूल के रूप में जाना जा रहा है। साइनोवियल फ्लूइड इसके अंदर होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन सीक्रेट साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि इनरमोस्ट जो लेयर होती है आपकी आर्टिकुलर कैप्सूल की, वहां से फ्लूइड रिलीज होता है, वो फ्लूइड बनाती है। और वहां पर भी कौन बनाती है, तो वहां पे साइनोवियोसाइट जो कि अगली स्लाइड के अंदर है वो सेल आपका बनाती है। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन सीक्रेट साइनोवियल फ्लूइड, विस्कस क्लियर पेल येलो कलर का जो फ्लूइड होता है वो ये सीक्रेट करती है, और यही फ्लूइड आपकी जॉइंट की मोबिलिटी को मेंटेन करता है, आपके जॉइंट को लॉन्ग टाइम तक अच्छे से मोबाइल रखता है, जो आपके साइनोवियल जॉइंट होते हैं, है ना। और जिन जॉइंट में ज्यादा मोबिलिटी है ना, उन्हीं के घिसने के साथ ज्यादा है, इसलिए वहीं पे क्या है, ऑयलिंग होना जरूरी है, और जो ऑयलिंग का काम करता है वो यही करता है। फाइबर जॉइंट है भाई, आपकी जो खोपड़ी के जॉइंट है वो कितना मूवमेंट करेंगे, वो तो मूवमेंट करते नहीं है, तो वहां पे इसकी क्या रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है, लेकिन जो घुटना है वो दिन रात चलता रहता है ना, जो घुटना है वो दिन रात चलता रहता है, तो यहाँ के जो जॉइंट है उसकी ऑयलिंग होना मस्ट है, तभी वहाँ की जो बोन है वो आपकी स्ट्रॉन्ग रह पाएगी, स्मूथली काम कर पाएगी, इसलिए यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट है। स्टेट सिस्टम कब तक फिनिश हो जाएगा? हाँ, मेरे को भी ये लग रहा है कि आप लोग होने नहीं देंगे 25 तक, है ना। कोशिश है 25 से पहले करने की, है ना? कोशिश है 25 से पहले हम कर लें। ठीक, बस ये है, अभी आपके सामने है, फिर हम डिजीज कंडीशन स्टार्ट करेंगे, और डिजीज कंडीशन में जो आपकी मेजर डिजीज होती है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, वो डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। देन आपकी डायग्नोसिस है ना? तो डायग्नोसिस को थोड़ा अलग से देखेंगे, जिसमें मेनली जो क्वेश्चन बनता है आपका, एक तो यही अभी हमने डिस्कस किया आर्थ्रोसेंटेसिस, वहाँ से क्वेश्चन, दूसरा आपका डेक्सा स्कैन से क्वेश्चन आता है, आर्थ्रोस्कोपी से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये जो 4-5 डायग्नोस्टिक टेक्निक इनको थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद डिजीज कंडीशन, और फाइनली मसल्स के बारे में जानेंगे। मसल्स में हम सेलेक्टिव स्टडी करेंगे, है ना। मसल की एनाटॉमी जानेंगे एक क्लास के अंदर बड़ी शानदार तरीके से, मसल की प्रॉपर्टी जानेंगे, 3 मसल्स होती है, देन उसके बाद ऑल ओवर मसल्स के नेम हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मसल्स आपकी 600 प्लस होती है, सारी मसल्स के नाम तो आप हाँ याद हो भी नहीं पाएगा, पॉसिबल भी नहीं है, काम के भी नहीं है ना। तो जो मेन मेन मसल्स होती है उनके नेम हम जानने की कोशिश करेंगे, उसके अलावा कौन कौन सी मसल्स को किस नेम से जाना जाता है, लॉन्गेस्ट मसल्स, लार्जेस्ट मसल्स, स्मॉलेस्ट मसल्स, है ना। तो वो जो यूनिक मसल्स है वो भी आपको बता दी जाएगी, तो उसको एक समराइज करते हैं, डिस्कस करेंगे, ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे मस्कुलर सिस्टम को, तो वो भी कोशिश करेंगे जल्दी फिनिश हो जाए। बड़ी क्लास का प्लान करेंगे, अगर नहीं होता है तो हम वही करेंगे थोड़ा, है ना। बड़ी क्लास के लिए कितने बच्चे रेडी हैं आप में से? बड़ी, अच्छा लिखना है अच्छा, बड़ी क्लास के लिए कितने बच्चे रेडी है? ईमानदारी से बताएं, क्योंकि चेहरे में नोट कर रहा हूं, और वो उस दिन नहीं मिले, अगले दिन क्लास के अंदर नहीं बैठने दिया जाएगा। दोनों हाथ खड़े कर दिए, चलिए करते हैं बच्चों प्लान, है ना। हो गया ये, नहीं रखे बड़ी क्लास, नहीं रखी, एक्चुअली थोड़ा कोर्स को फिनिश करना है, और अच्छे से फिनिश करना है, वरना फिनिश करने की बात ऐसी है तो मैं 25 से पहले नहीं, मैं 20 से पहले भी कर सकता हूँ, है ना। लेकिन फिर वो मजा नहीं आएगा ना बच्चों, क्योंकि आप लोग जिस तरीके से स्केलेटल सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं, तो ये एनर्जी आपकी शुरुआत में थी, मैं चाहता हूँ कि एनर्जी आपकी लास्ट तक बनी रहे, इसी एनर्जी से आप स्केलेटल सिस्टम को लास्ट तक सीखे। तो शॉर्ट हम इसको, हाँ ठीक है, शॉर्ट हम इसको लैंग्वेज में कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी की जो चीजें हैं इज दे आर, इन वर्ड को हम हटा सकते हैं, लेकिन यूनिक जो वर्ड है वो तो आपको बढ़िया तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, जैसे हमने एनाटॉमी पढ़ी वैसे डीजीजी पढ़ेंगे, तो डरना नहीं है कि सर आप कहीं और कपड़ा तो नहीं कर दो, नहीं किया जाएगा, शानदार तरीके से पढ़ेंगे। साइनोवियल जॉइंट की जो सेल्स होती है प्रेजेंट इन द साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो अंदर की तरफ होती है, इन दोनों से क्वेश्चन आता है, एक होती है टाइप ए साइनोवियल सेल, आल्सो नोन एज द साइनोवियोसाइट, ये दोनों वर्ड याद रखें, साइनोवियल सेल है या साइनोवियोसाइट है, दोनों एक ही बात है ना, साइनोवियल सेल और इक्वल टू साइनोवियोसाइट, साइनोवियोसाइट्स, ये याद रखें, है ना, दोनों एक ही वर्ड है। दो प्रकार की होती है, टाइप ए साइनोवियोसाइट एंड अनदर वन इज द टाइप बी, ए और बी। टाइप बी साइनोवियोसाइट, टाइप ए जो है वो मैक्रोफेजिक सेल ऑफ द साइनोवियर जॉइंट, जो साइनोवियल जॉइंट होता है बेसिकली, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर जो मैक्रोफेजिक सेल होती है, उसके अंदर जो मैक्रोफेजिक सेल होती है वह सेल आपकी कौन से टाइप की सेल बन जाती है? हाँ आपके भी, हाँ यस यू आपके बीच कोई नहीं बोलेगा, है ना। मैक्रोफेज होती है वो कौन सी टाइप की सेल होती है आपकी बॉडी की? जो मैक्रोफेज है यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, है ना, ये पर्टिकुलर फेगोसाइटिक सेल बोलते हैं पर्टिकुलर ऑर्गन की, जैसे आपकी बोन की कौन सी थी, बोन की फेगोसाइटिक सेल कौन सी थी, आराम से बता दीजिए, हाँ कौन सी थी, मैं इधर जा रहा हूँ तब तक हेल्प कर दो कोई। ओस्टियोक्लास्ट, तो ओस्टियोक्लास्ट आपकी किस टाइप की सेल है, बड़ा शानदार तरीके से बताया था, 3 बार बोला था, जोर दे दे के बताया था, और जो यूनिक चीज है वो तो आपको पता होना चाहिए, कौन सी होती, बता दिए आप लोग, कौन सी?
मोनोसाइट WBC है ना, बैठ जाइए। तो यहाँ पर ये क्या है आपकी मैक्रोफेजिक जो सेल है, ये भी आपकी फेगोसाइटिक सेल है, ये भी आपकी मैक्रोफेज है, ये भी आपकी WBC है। ब्लड के अंदर रहती है तब तक मोनोसाइट, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर आ गई, फिल्टर होके साइनोवियल मेम्ब्रेन में आ गई, तो वहां पे कौन सी बनेगी, दैट इज द मैक्रोफेज और नोन एज द टाइप ए साइनोवियोसाइट। ऐसे ही आपका टाइप ए टाइप 1 2 3 ऐसा है निमोसाइट के अंदर, तो वहां पे कौन सी फेगोसाइटिक सेल होती है, टाइप 2, हाँ या थर्ड, टाइप 2 कौन सी होती है, सरपेक्टेंट। उसको याद रखने का तरीका क्या है, लंग्स के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि सर सांस चलती रहे, गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो प्रायोरिटी उसको देंगे, इसलिए टाइप 1 जो है वो आपकी एयर एक्सचेंज करने वाली है। उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी की आपकी एयर एक्सचेंज कैसे होगी, जब आपकी एलओआई है वो कोलैप्स होने से बचेगी, मतलब एक्सपांडेड रहेगी, और उसको एक्सपांडेड रहने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सरपेक्टेंट की। तो सरपेक्टेंट रिलीज करने वाली सेल का वहां पे होना जरूरी है, इसलिए वो टाइप 2 निमोसाइट होती है। देन उसके बाद में कि आपकी सेल अभी प्रेजेंट है जो आपको सरपेक्टेंट रिलीज कर रही है, गैसेस एक्सचेंज होने वाली है, तो लास्ट में और क्या मिल जाए कि सर एक ऐसी सेल मिल जाए जो आपके लंग्स को किसी प्रकार का इंफेक्शन होने से बचा दे, वह कौन सी रहेगी, टाइप 3 निमोसाइट। तो प्रायोरिटी वाइज उसको याद रखें, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप रटोगे तो कंफ्यूज होना है कि टाइप 2 है या टाइप 3 है, प्रायोरिटी इस तरीके से याद रखें, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, यहाँ पर भी मैक्रोबेसिक है, और जो टाइप बी है वो आपके साइनोवियल, ये एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है, एग्जाम ऑप्शन में थे टाइप ए सेल, टाइप बी सेल, टाइप सी सेल, टाइप डी सेल, कौन सी सेल होती है जो आपका साइनोवियल फ्लूइड सीक्रेट करती है साइनोवियल जॉइंट के अंदर, तो दो ही सेल प्रेजेंट होती है, टाइप ए और टाइप बी, और उसमें से जो टाइप बी होती है वो सीक्रेट करती है, टाइप ए होती है वो एज अ फेगोसाइटिक एज अ मैक्रोबेसिक सेल काम करती है इन योर साइनोवियल जॉइंट। हो गया, चलिए लिख लीजिए, ये कहाँ से दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखे, हाईलाइट करके लिखे, जहन में बिठाने की कोशिश करें कि टाइप ए कौन सी है, मैक्रोबेसिक है, टाइप बी वो आपकी साइनोवियल फ्लूइड, टाइप बी। अच्छा याद कैसे रखेंगे, जैसे भी कोई बच्चा पानी पी रहा, बोतल दिख रही है, तो बोतल के लिए क्या है बी, और ये क्या सीक्रेट करती है फ्लूइड, बोतल में क्या रहता है आपका फ्लूइड रहता है, तो टाइप बी आपकी फ्लूइड सीक्रेट करने वाली सेल है। इस तरीके से आप याद, कुछ भी ट्रिक रखे लेकिन याद रखे, कंफ्यूज नहीं होना। एग्जाम में क्या है कि ये चीजें सच बताए बच्चों, ये जितने भी हमने एग्जाम दिए हैं, जितने भी एग्जाम दिए उसमें कंफ्यूजन होता ही है, इसलिए आपको बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि थ्योरी आपने कितनी अच्छे से पढ़ ली, क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से, जब वो आपके सामने आता है, आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन करके आप जाते हैं, तो एग्जाम में इतना टिपिकल नहीं होता है ना, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की। ये जो कंफ्यूजन होता है बड़ा ही कॉमन रहता है कि यार टाइप ए पढ़ा था या टाइप बी पढ़ी थी, तो ये चीज आपको याद रखना, बी से कभी मत बोलना। कंपोजिशन है इसके अंदर, जो खास कंपोजिशन होता है वो आपका हाई एलियोनिक एसिड रहता है ना, जो मेनली आपके जॉइंट की लाइफ स्पान बना के रखता है, और जब जॉइंट की डिजीज होती है ना, बुढ़ापे में जो बीमारियां होती है जॉइंट में, और मेनली जो रहती है दैट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो वहां पे इसका इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, दैट इज द इंट्रा, जॉइंट कौन सा रहेगा, जॉइंट के अंदर लगाए आप, बोन के अंदर नहीं, जॉइंट के अंदर, तो इंट्रा आर्टिकुलर, बिल्कुल इंट्रा आर्टिकुलर, आर्टिकुलर आर्टिकुलेशन वहां से बड़ा है, और वो जॉइंट, इंट्रा ओसियस नहीं बोले, बोन के अंदर नहीं देते आप, जॉइंट के अंदर देने, दोनों अलग अलग है, इंट्रा ओसियस अलग है, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टीरियल नहीं है, इंट्रा एट्रियल नहीं है, तीन वर्ड है ना, यहाँ पे जो है इंट्रा आर्टिकुलर, मैं अलग अलग लिखा हूं उसको, आर्टिकुलर, इंट्रा आर्टिकुलर है, ये आपका जॉइंट है, इंट्रा आर्टीरियल नहीं है, कौन सा होगा ये, तो आर्टरी के अंदर, जो कि बहुत कम लगाते हैं, और दूसरा बन जाता है एक और इंट्रा एट्रियल, ये क्या है एटीएम के अंदर, ऐसा कभी बन जाए तो ये भी आपको याद रखना, तो मेनली आपका इंट्रा आर्टिकुलर है, और जो बोन के अंदर लगाते हैं दैट इज इंट्रा ओसियस, है ना, ये आपको अलग अलग याद रखना है। तो आर्टिकुलर यानी आर्टिकुलर कहां से है, जॉइंट, आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेशन यानी जॉइंट, वहां से बड़ा है। चलिए ये जो कंपोजिशन है लगभग तो वाटर ही रहता है, अप टू 90-95% तक आपका वाटर ही रहता है साइनोवियल फ्लूइड के अंदर। बाकी प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में आपके जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, आपके ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से हैं, एल्बुमिन एंड ग्लोबिन, तो वह जो प्रोटीन होते हैं वो दोनों प्रेजेंट रहते हैं, हाई एलियोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, ल्यूपिसिन जो ये होता है, ये जो लुब्रिकेंट काम करता है। देन डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी जो मेनली यहाँ पे कौन सी आपकी, यहाँ पे डब्ल्यूबीसी कौन सी है, मोनोसाइड, हाँ, तो उसको उस तरीके से याद रखें। देन उसके बाद ग्लूकोज कंपोनेंट वगैरह जो आपके जॉइंट को नरिशमेंट वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो सारी अदर थिंग्स और भी होती है बहुत सारी मोटी मोटी, ये सब आपको याद रखना, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, साइटोकाइनिन्स वगैरह हो गए, वो आपको मेनली याद रखना, हाई एलियोनिक। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकाइनिन्स आगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑलवेज आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो जो मैंने पहले बताया कि इन्फ्लेमेशन जो होता है, इधर ध्यान दें, आगे बैठ के बातें नहीं करें बच्चों, जो नहीं क्या हुआ, आप आगे बैठ के क्या बातें करें दोनों। इन्फ्लेमेशन जो होता है वो ऑलवेज ऐसे रिमेंबर नहीं रखना कि इन्फेक्शियस कंडीशन ही है, इन्फ्लेमेशन फिजियोलॉजिकल भी होता है, लेकिन जब वो आपकी बॉडी में सिम्टम दिखाने लगता है तो उस कंडीशन के बाद वो इन्फेक्शियस बन जाता है। तो इन्फ्लेमेशन शुरुआती स्टेज के अंदर फिजियोलॉजिकल रहता है, और जब फिजियोलॉजिकल रहता है तो वहाँ पे जो कुछ एक लोकली सिम्टम्स आते हैं, ज्यादा अगर होते हैं, जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है, आपकी एंटीबॉडी उस पर्टिकुलर इन्फ्लेमेशन कोज करने वाले फैक्टर के अगेंस्ट में अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तो वो जो एंटीजन है वो आपकी एंटीबॉडी पे भारी पड़ जाता है, उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग सिम्टम्स आ जाते हैं, फिर आपको बाहर से एंटीबॉडी, मतलब सिंपली आपको बाहर से कुछ सप्लीमेंट लेना पड़ता है, उसकी वजह से फिर आपका इम्यून सिस्टम ठीक होता है और आप वापस रिकवर हो पाते हैं। तो इनिशियल स्टेज के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है वो आपका नॉर्मल रहता है, और इन्फ्लेमेशन को जो बनाने वाले इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं उसके अंदर आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह, साइटोकाइनिन्स वगैरह रिलीज होते हैं, ये आपको याद रखना। हाँ जी बताइए क्या क्वेश्चन था। हाँ बिल्कुल, ये जो है हाई एल्यूमिनिक एसिड बिल्कुल कॉस्मेटिक में यूज होता है, लड़कियों से ज्यादा कौन जान पाएगा इस चीज को। और ये जो होता है आपकी बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होता है ना, आपकी बॉडी के मल्टीपल स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए स्किन प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर यूज किया जाता है। देन उसके अलावा आपके जो वी कैन से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वहां पे प्रेजेंट होता है, आपकी मसल्स है वहां पे प्रेजेंट होता है, एक बड़े काम का जो है ये, इसको एज फैक्टर के साथ भी जोड़ के रखा जाता है।
है ना। आपकी बॉडी की, आपकी जो मसल्स की, आपकी सेल की है, उसको लाइफ स्पान को बढ़ाना है, तो उसके लिए इसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि आपकी मसल्स, आपकी बोन्स, आपकी जो सेल्स है वो हेल्दी रहे, है ना। तो ये एज फैक्टर के साथ में भी जोड़ा जाता है। ये जो होता है कॉस्मेटिक सर्जरीज के अंदर काम में ली जाती है चीजें, प्लास्टिक सर्जरीज वगैरह में। हो गए। चलिए नेक्स्ट है जॉइंट के टाइप के मूवमेंट के बारे में, फटाक से इसका आंसर बताएं। ए, विच टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट डिक्रीज द एंगल बिटवीन द टू बोन, दो बोन के बीच में एंगल कम कर रहा है। हाँ बिल्कुल, तो वो कौन सा रहेगा? फ्लेक्शन। हाँ, जैसे बच्चे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस तरीके से कर रहे हैं, है ना, तो ऐसे ही करना है। बेसिकली यही हो रहा है भाई, ये दो बोन है और इन दोनों बीच के बीच में एंगल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये दूर जा रहा है, वो तो एंगल बढ़ रहा है, दैट इज एक्सटेंशन। यहाँ पे बोला कि एंगल डिक्रीज हो रहा है, और वो जब एंगल डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे जैसे रोटेशन है, इसमें तो आप रोटेट करोगे, तो जैसे यहाँ पे ये है ना, मेरा जॉइंट इसके साथ मैं रोटेट करूँ तो मेरा जॉइंट और बढ़ रहा है, मतलब एंगल और बढ़ रहा है, रोटेशन में कर रहा हूँ तो एंगल और बढ़ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। देन आपका एब्डक्शन, एब्डक्शन यानी दूर की तरफ जा रहा है, ये दूर की तरफ जा रहा है एंगल बढ़ रहा है। एडक्शन में हो सकता है कि एंगल घटा हो, लेकिन एब्डक्शन लिखा हुआ है। एक्सटेंशन बेसिकली है नहीं, इसका जो सिंपली वर्ड लिखा हुआ है दैट इज फ्लेक्शन। फ्लेक्शन जब आप करते हैं तो आपका जो जॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है, एंगल होता है, वो बेसिकली कम होता है। ये आपका मूवमेंट से रिलेटेड। कौन कौन से मूवमेंट होते हैं उनको हम फटाक से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मूवमेंट साइन वेव जॉइंट, क्योंकि साइन वेव जॉइंट के अंदर ही ज्यादातर मूवमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लेक्शन टुवर्ड द बॉडी पार्ट, टुवर्ड द बॉडी पार्ट, आपकी बॉडी पार्ट की तरफ मूवमेंट होना, ये बिल्कुल शॉर्टली लिखा हुआ है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस पर थोड़ा फोकस करें। फ्लेक्शन मींस क्या होना है? फ्लेक्स करना, बॉडी पार्ट की तरफ किसी भी आपके स्ट्रक्चर को लेके आना, ये फ्लेक्शन होगा। जैसे ये है सिंपली आपका हैंड, और हैंड के अंदर ये जो भी आपकी स्ट्रक्चर मैंने बनाई, नॉर्मली आपकी जो बोन होती है इस तरीके से होती है, एनाटॉमी याद रखिए, नॉर्मल एनाटॉमी फिंगर खुली होती है, ज्यादा कर दिया तो एक्सटेंशन, पास में लिया तो फ्लेक्शन, सिमिलर ये आपका क्या है? फ्लेक्शन, ये क्या है? एक्सटेंशन। तो उस तरीके से याद रखिए टुवर्ड द बॉडी पार्ट। अच्छा, यहाँ पे एक जो कंफ्यूजन होता है उसको बिल्कुल क्लियर करते हैं। जो अबडक्शन होता है, जिसमें एडक्शन, नॉट अबडक्शन, एडक्शन, तो एडक्शन जो होता है वो आपकी बॉडी के मिड लाइन के प्रोस्पेक्टिव से हम सोचते हैं, इतना आपको याद रखना। अब ये पास में आ रहा है जिसको आप फ्लेक्शन नहीं बोलेंगे, इसको एडक्शन नहीं बोलेंगे कॉमनली। फ्लेक्शन किस, एडक्शन किसको बोलते हैं? जो आपकी बॉडी के मिड लाइन के एस्पेक्ट से हम किसी भी स्ट्रक्चर को लेते हैं, जैसे आपका हैंड है तो हैंड में इस तरह तो इसको मैं फ्लेक्शन ना बोल के बेसिकली क्या बोलूंगा? एडक्शन। ये क्या है? अबडक्शन। मतलब इसको मैं एक्सटेंशन नहीं बोलूं, तो वो थोड़ा सा आपको फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और एबडक्शन और एडक्शन में डिफरेंशिएशन क्लियर करना है। वैसे मैंने लिखा हुआ है। तो फ्लेक्शन कोई सा बॉडी पार्ट हो गया, ये भी बॉडी पार्ट है, तो इसको पास में, जैसे ये रिस्ट है, इसका ये सिर्फ बॉडी पार्ट की तरफ। अच्छा, ये होगा फ्लेक्शन या ये होगा? हाँ, ये तो इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये वाली जो है, हाँ ठीक है, चुप हो जाओ, ये जो है क्योंकि नॉर्मल बॉडी पार्ट आपका ये इस तरह का आ रहा है, इस तरह आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया आपका? फ्लेक्शन। लेकिन फ्लेक्शन में भी याद रखिए ये कौन सी सरफेस है? नहीं ठीक है, यूजुअली हम दो सरफेस यूज करते हैं, वेंट्रल और डोर्सल। तो ये जो है वो क्या है अभी? वेंट्रल फ्लेक्शन, और ये क्या है? डोर्सल एक्सटेंशन। और ये जो बनेगा तो ये डोर्सल फ्लेक्शन हो गया। डोर्सल वर्ड मींस क्या होता है? पोस्टीरियर सरफेस। तो ये आपका डोर्सल हो गया, तो डोर्सल फ्लेक्शन और वेंट्रल एक्सटेंशन हो गया। तो ये वर्ड का भी मींस आपको याद रखना, वेंट्रल और डोर्सल, दो वर्ड और आए आपके सामने, है ना। एक है वेंट्रल, दूसरा है डोर्सल सरफेस। तो वेंट्रल और डोर्सल दोनों आपको क्लियर करके रखना है। जो वेंट्रल होता है वो आपके सामने की तरफ होता है, फॉरवर्ड जो पार्ट होता है उसके लिए, और जो बैकवर्ड पार्ट होता है पीछे वाला पोर्शन उसके लिए डोर्सल हम यूज करते हैं। तो वेंट्रल के लिए फॉरवर्ड लिख सकते हैं, डोर्सल के लिए आप बैकवर्ड पोर्शन और बैकवर्ड सरफेस ऑफ द बॉडी पार्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इज एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन। अच्छा, ये जो थोड़ा है वर्ड अलग लिख दिया, इसको आप सिंपली इस तरीके से लिखिए, अवे फ्रॉम द बॉडी पार्ट, अवे फ्रॉम बॉडी पार्ट, अवे फ्रॉम द बॉडी पार्ट। लेटरली तो वो क्या होगा? फ्लेक्स और हाइपर एक्सटेंशन। इसको थोड़ा इसको हटा दे, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। सिंपल वर्ड में लिखे एक्सटेंशन का मतलब क्या है ना, बस ये लिखे। बाकी मैं साथ साथ में जो आपको बता रहा हूँ कि एक तरफ से अगर फ्लेक्शन बनता है तो दूसरी तरफ से आपका एक्सटेंशन बन जाता है, तो वो कौन सी सरफेस पर डिपेंड है वो हम थोड़ा और आगे जानेंगे। पहले इन वर्ड का मीन समझे, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। देन नेक्स्ट हमारे सामने है एबडक्शन, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और एडक्शन टुवर्ड द मिड लाइन, मिड लाइन की तरफ, मिड लाइन से दूर दैट इज द एबडक्शन। जैसे एडक्शन, इसमें एक वर्ड आता है ऐड करना, तो ये आप ऐड कर रहे हो, पास में लेके आ रहे हो, है ना, ये दूर है और इनको आप ऐड कर रहे हैं, ऐड करें मतलब एडक्शन, एबडक्शन मतलब दूर लेके जा, इस तरीके से याद रख सकते हैं। देन सर्कमडक्शन, कंप्लीट सर्कुलर मोशन, ये डिफरेंशिएशन है बिटवीन द सर्कमडक्शन एंड रोटेशन। रोटेटरी मूवमेंट राइट और लेफ्ट, रोटेशन जो होता है वो अप टू आपका 180 डिग्री तक हो सकता है, लेफ्ट रोटेशन हो गया या राइट रोटेशन हो गया, लेकिन कंप्लीट रोटेशन हो गया 360, तो वो आपका कौन सा बन जाएगा? सर्कमडक्शन। तो सर्कुलर मूवमेंट जो बनता है या पूरा रिंग बन जाता है वो आपका सर्कमडक्शन मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। लेकिन रोटेशन है, अगर एंगल देके भी पूछ ले तो इसका आपको लिखना है कि यहाँ पे 360 डिग्री मूवमेंट होता है। 360 डिग्री मूवमेंट किसको बोलेंगे? ये आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन के अंदर ये चार वर्ड आ गए, सर्कमडक्शन आ गया, रोटेशन आ गया, एबडक्शन आ गया, एडक्शन आ गया, 360 मूवमेंट कौन कर रहा है? सर्कमडक्शन। और सर्कुलर मूवमेंट भी इसी में लिख ले। और रोटेशन, रोटेटरी मूवमेंट राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट रोटेशन है या लेफ्ट रोटेशन है, दैट इज रोटेटरी मूवमेंट। इन्वर्जन और एवर्जन, टर्न इनवर्ड और टर्न आउटवर्ड। इन्वर्जन और एवर्जन बेसिकली आपके जो थंब होते हैं उसी के लिए कॉमन आता है। इस तरीके से हो रहा है आपका, जैसे ये पैर है ना, ये आपका फुट माने इसको, ये जो पैर है ये थंब है, इस तरीके से हो रहा है, तो ये क्या है आपका? इन्वर्जन। और इस तरीके से जा रहे हैं बाहर की तरफ, क्या है? एवर्जन। ये दोनों वर्ड से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, दोनों को याद रखिए, इन्वर्जन और एवर्जन। डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन, ये वर्ड आ गया, डोर्सी सरफेस की तरफ फ्लेक्शन हो रहा है, तो बेंडिंग टुवर्ड द सुपीरियर सरफेस, ये सुपीरियर सरफेस की तरफ बेंड होना इस तरीके से, तो डोर्सी फ्लेक्शन। और दूसरा है आपका प्लांटर फ्लेक्शन, बेंडिंग टुवर्ड द इंफीरियर, ये जो आपके प्लांटर है बेसिकली, पाल में बोलेंगे इसको, तो प्लांटर जो है वो आपका ये जो है दोनों आपके फुट के प्रोस्पेक्टिव से है, क्योंकि फुट की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपका जो डोर्सल सरफेस माना जाता है, वो ये जैसे फुट है, ये थंब ग्रेट वही है ना, ये आपका फुट है इस तरीके से, तो ये जो सरफेस है इसको हम क्या मान रहे हैं? सुपीरियर सरफेस। और यही क्या आपकी डोर्सल, तो डोर्सिफ्लेक्शन मतलब आप पैर को ऊपर की तरफ उठा इस तरीके से आप कर रहे हैं, पैर को आप इस तरीके से करें, तो ये डोर्सिफ्लेक्शन है, डोर्सिफ्लेक्शन है, पीडियाट्रिक्स माइलस्टोन में पढ़ते हैं रिफ्लेक्स, तो डोर्सिफ्लेक्शन। और ये प्लांटर हो गया सोल वाला पोर्शन, उसको प्लांटर बोलते हैं बेसिकली, हैंड का तो उसको पाल्म बोल देंगे, तो प्लांटर फ्लेक्शन, इस तरह से फ्लेक्शन हो रहा है, तो आपका प्लांटर फ्लेक्शन, ये आपको याद रखना, तो कंफ्यूज होना नहीं है, प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन दोनों वर्ड के अंदर। देन सुपिनेशन और आपका प्रोनेशन, सुपिनेशन और प्रोनेशन, देखिए ये जो वर्ड है ये तो आप याद रखिए कि ये आपका फुट के लिए दोनों, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, और ये आपका हैंड के लिए। सुपिनेशन, सुपाइन पोजीशन, सुपिनेशन में स्ट्रक्चर कैसी रहेगी? इस तरीके से, ये आपकी सुपिनेशन है कि पाम टुवर्ड द एंटीरियर, जो आपकी पाम है आप कहते हैं वो आगे की तरफ रहेगी इस तरीके से, ये एंटीरियर हो गया, और आपकी जो पाम है वो पीछे की तरफ रहेगी, तो वो आपका सुपिनेशन बन जाता है, वो आपका सुपिनेशन पोस्ट, पाम टर्न पोस्टीरियरली। हाँ सही बोला ना मैंने?
ये है, तो ये क्या हो गया, प्रोन हो गया, तो प्रोनेशन है, सही बात है, ये सुपिनेशन हो गया। कंफ्यूजन क्या है? अच्छा मैंने पहले उल्टा बोला, ओके ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है। जो आपको इमेज बताई थी पहले ही दिन, आई मीन दूसरे दिन जो हम दूसरी क्लास थी, वो इमेज याद रखे, नॉर्मल आपकी बॉडी की इमेज होती है। और जब सुपाइन पोस्चर की हम बात करते हैं तो सुपाइन पोस्चर में जो पेशेंट लेटा होता है उसके हाथ इस तरीके से रहते हैं, तो ये सुपाइन पोस्चर ही है। तो इसमें आप देखोगे तो जो आपकी हथेली पाम है वो एंटीरियरली है, तो ये सुपिनेशन हो गया। और ये पीछे की तरफ चल गई तो पाम पीछे की तरफ चल गई, और आगे की तरफ का ये प्रोन वाला पोस्चर आ गया, तो जो पाम है वो पोस्टीरियरली होगी। अभी आप पीछे से देखेंगे तब पाम आपकी पीछे से दिखेगी, तो आपकी हथेली के एस्पेक्ट से यहाँ पे दो तरीके से बनेगी, आपकी एंटीरियरली है और ये आपकी पोस्टीरियरली। तो सुपिनेशन और प्रोनेशन, जो आपकी पोजीशन बनती है सुपाइन पोजीशन प्रोन पोजीशन, वो यहीं से बनती है। हो गया, साथ साथ में लिख रहे थे आप लोग तो। बाकी ये लेटरल फ्लेक्शन है, हाइपर एक्सटेंशन है, तो ये तो और एक्स्ट्रा बातें हो जाती है कि लेटरली फ्लेक्शन हो रहा है किसी पर्टिकुलर पार्ट की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये मेरी बॉडी है इस तरीके से फ्लेक्स हो रही है, तो ये इस साइड का कौन सा हो गया मेरा राइट हैंड, तो ये राइट साइड में क्या हो गया फ्लेक्शन हो गया, और इस तरफ क्या हो गया हाइपर एक्सटेंशन हो गया, एक्सटेंशन ज्यादा हो रहा है इस तरीके से, तो ये फ्लेक्शन हो गया ये एक्सटेंशन हो गया। तो वो उस तरीके से आपको याद रखना, जब एक साइड की बॉडी अगर फ्लेक्स हो रही है तो उसके अपोजिट में दूसरी साइड की एक्सटेंड हो रही है। इसके बाद में कुछ स्पेसिफिक जॉइंट है, सारे जॉइंट तो नहीं लिए, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 जॉइंट बनते हैं वही जॉइंट है, उनको हम डिस्कस करेंगे, देन फिर आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं अगला पोर्शन। जॉइंट हम फिनिश कर लेंगे, हाँ हो जाएगा जॉइंट आज। एक एक वर्ड में ही है, बिल्कुल समराइज करके आपके सामने डाटा प्रेजेंट है, बिल्कुल समराइज करके 2-2 3-3 वर्ड के अंदर, इसी तरीके से इनको समझना है। हाँ ये वाला कौन सा आएगा, ये वाला आप बताइए, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, रोटेटिव नहीं, रोटेटिव नहीं, सर्कमडेशन, रोटेटिव नहीं, मेरे को कंफ्यूज नहीं करें, रोटेटिव नहीं, हाँ बिल्कुल ये मैडम बता रहे हैं, आपको स्टेज बुलाएगा परफॉर्म करें। हाँ तो रोटेटरी, रोटेशन मतलब याद रखें जिसके अंदर 360 डिग्री एंगल नहीं बनता, बस वो याद रखना, जिसमें बनता है तो वो आपका सर्कमडेक्शन हो गया। जैसे ये वाला है तो ये पूरा बनता है ना भाई 360, इसलिए अभी हम देखेंगे शोल्डर जॉइंट हम डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर आप शोल्डर जॉइंट, तो उसके अंदर हमारा रोटेटरी जॉइंट ना बोल के हम उसको बोलेंगे कि वहाँ पे क्या सर्कमडेक्शन मूवमेंट है, पर्टिकुलर जॉइंट के मूवमेंट भी देखेंगे, जो 4-5 जॉइंट है हमारे रोटेटरी जॉइंट, जो कंप्लीट जैसे ये आपका पैर है, अब इसको आप रोटेटरी जॉइंट अगर इसको आप इस तरीके से करेंगे ऐसे, हाँ वो बता रहे आपको, ये वाला है तो अब आप इसको करोगे इस तरीके से, तो ये किस किस के बीच में आपका यहाँ पे बन रहा है, तो ये पूरा अगर सर्कल बन रहा है तो वो आपका कौन सा बन जाएगा सर्कमडेक्शन, है ना, पूरा सर्कल नहीं बन रहा है तो वो रोटेटरी, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। जैसे ये हैंड इस तरीके से हुआ, इस तरीके से वापस हो गया, अब मेरा हैंड पूरा नहीं हो पा रहा है तो ये रोटेट ही है, क्योंकि इसके अंदर जो बोन है वो आपकी क्रॉस हो रही है इस तरीके से, ये जो मेरे हैंड का मूवमेंट हो रहा है यहाँ से मूवमेंट यहाँ तक हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, तो ये रोटेशन है। मैं रिस्ट की बोन का करवा रहा हूँ तो वो बोन पूरी मिलकर मेरे क्या करी रोटेशन बना रही है, आई मीन सर्कमडेशन बना रही है रिस्ट बोन्स, लेकिन ओनली मैं हैंड का ही कर रहा हूँ इस तरीके से, यही हो रहा है, तो ये रोटेशन ही है। और यहाँ पे रोटेशन ही होता है, सर्कमडेशन नहीं होता है, क्योंकि जो रेडियस और अल्ना वो इंटरलॉक हो जाती है, हमने पढ़ा था यूजुअली इस तरीके नॉर्मल एनाटॉमी में आपकी जो अल्ना होती है रेडियस के पैरेलल होती है, जैसे इसको अपॉन पोजीशन करते हैं तो ये जो रेडियस है वो आपकी तरफ आ गई, अल्ना आपके नीचे की तरफ है, तो ये इसके क्रॉस में हो गई, इंटरलॉक हो जाती है, उसकी वजह से पूरा सर्कल नहीं बनता। दोनों बड़े कंफ्यूज करने वाले हैं, रोटेटरी और सर्कमडेशन। रोटेटरी जो मूवमेंट हमने और डिस्कस किया था सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर, कौन कौन सी सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन कौन सी के बीच में रोटेटरी होता है, एटलस और एक्सिस, हाँ कभी भी ऑक्सीपिटल और एटलस के बीच में नहीं बोले, वहां पे बोले एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट होता है। रोटेटरी जो मूवमेंट होता है बिटवीन द एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, एटलस और एक्सिस के बीच में, जो आप रोटेशन करवा पाते हैं कि आपको लेफ्ट साइड देखना है या राइट साइड देखना है। हो गया, लिखिए थोड़ा सा फास्ट लिखिए बच्चों, इनके स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है भाई, बनता है तो ये लैंग्वेज लिखी होगी और ये 4 ऑप्शन में लिखा होगा, मैचिंग आएगा कि कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है, तो वह क्वेश्चन आपको याद रखना है। और पीछे बातें क्यों हो रही है, ज्यादा पढ़ लिया है ना, ज्यादा पढ़ लिया। टाइप ऑफ द साइन वेव जॉइंट, इनको फटाक से देख लेते हैं, जो साइन वेव जॉइंट है टोटल 6 टाइप हम पढ़ते हैं, प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्टिलोइड जॉइंट, सैडल जॉइंट और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एंड इनके अनदर नेम है वो थोड़ा सा क्वेश्चन को कहीं ना कहीं अटका देते हैं, तो वो अनदर नेम आपको याद रखना, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इनको लिखे। यहाँ पे कॉलेज के नोट्स नहीं बना रहे बच्चों की, पेपर भरना है या आपको एग्जाम देके आना, उस बेसिस पे आपको ये लिखना, सारे जॉइंट है 6 जो जॉइंट बताया मैंने सारे ही है, स्पेसिफाई प्लेन जॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं प्लेनर जॉइंट, और ये कहां पर होता है इसमें कैसे मूवमेंट होता है, तो वहां से आप लोग लिख ले, तो 6 जॉइंट के वापस आपके सामने नेम आएंगे, अब आप 6 जॉइंट की लिस्ट लिखो पहले, फिर एक एक लिखो, तो उसमें इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना, वो जस्ट मात्र आप लोगों को समझाने के लिए कि प्लेन जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, पाइवोट है, कॉन्टिलोइड है, सैडल जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो 6 टाइप ऑफ यूनिक जॉइंट होते हैं वो आपके साइन वेव जॉइंट के अंदर आते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपके प्लेन जॉइंट, अब इनको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। तो प्लेन जॉइंट और इसी को हम क्या बोल रहे हैं प्लेनर, प्लेनर जॉइंट, द आर्टिकुलेट सरफेस बोन इज द प्लेन, इसलिए प्लेन जॉइंट बोला है, प्लेन सरफेस के ऊपर रहती है। इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट और आपका स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टेनोकोस्टल जॉइंट, वर्टिब्रोकोस्टल जॉइंट, यहाँ पे ये जो सरफेस है इसकी बिल्कुल प्लेन सरफेस है, ये आपकी कौन सी होगी, कौन सी बोन है ये बोन कौन सी है, तो ओलो टार्सल्स बोन है, ओलो ये टार्सल्स बोन, उसके बाद में ये बोर्ड शेप की दिख रही है वो नेविकुलर है, इसके इधर पास में कौन सी है ये कौन सी है, नहीं ये तो नॉमिनेट कर रखा है इसलिए आपने बता दिया, ये कौन सी है, ये कौन सी है ये बताना, ये टेलस कहां से होगी, हाँ ये क्यूबॉइड है, ये आपकी आगे तरफ क्यूनिफॉर्म है, टेलस जो होती है वो आपकी टीबिया के साथ जुड़ के एंकल जॉइंट बनाती है, और कैल्केनिया जो होती है वो आपकी हील बोन बनाती है, तो ये आपकी क्यूबॉइड बोन। तो इंटरटार्सल, इंटरकार्पल्स, आपका स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टेनोकोस्टल जॉइंट और वर्टिब्रोकोस्टल जॉइंट, ये जो होते हैं बिल्कुल प्लेन सरफेस होता है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं प्लेनर जॉइंट। ये किस टाइप का मूवमेंट करते हैं, तो कुछ कुछ बाइएक्सियल, कुछ कुछ ट्राइएक्सियल, बाइएक्सियल मतलब कि बाई एक्सिस में किस तरह भी मूवमेंट करें, इस तरह भी मूवमेंट करें,
इस तरह भी करे हैं, इस तरह भी करे, तो फिर वो आपका अलग अलग एक्सिस हो जाता है। एक जॉइंट जैसे मल्टी एक्सियल जॉइंट आपका ये शोल्डर जॉइंट, कि ये इस डायरेक्शन में भी कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी कर रहा है, ये इस तरीके से भी कर रहा है, इस तरीके से भी कर रहा है, ये रोटेशन भी कर रहा है, तो ये मल्टी एक्सिस में मूवमेंट हो गया, तो मल्टी एक्सियल मूवमेंट, मल्टी एक्सियल ये हिंज जॉइंट। तो इसका क्या होगा, एक ही डायरेक्शन ओनली, इसी डायरेक्शन में कर पाना, आप जबरदस्ती करोगे तो टूट जाएगा, लेकिन मूवमेंट तो नहीं करेगा, झुकेगा नहीं बिल्कुल भी, है ना। तो उस टाइप का तो वो यूनी एक्सियल हो गया। क्या हो गया, यूनी एक्सियल। आप जबरदस्ती करेंगे तो यहाँ पे अपने एल्बो को खो देंगे। तो बाई एक्सियल मतलब दो एक्सिस, बाई एक्सियल मतलब दो एक्सिस में, ट्राई एक्सियल मतलब तीन एक्सिस में, मल्टी एक्सियल मतलब बहुत सारे एक्सिस के अंदर मूवमेंट कर सकता है, इधर भी उधर भी चारों तरफ। तो वो आपके एक्सिस के अकॉर्डिंग है। लिखिए फटाक से इसको, देन इसके बाद में ये एग्जांपल्स लिख ले, और ये लिखे, इस इमेज को बनाए या नहीं बनाए इसको जरूर लिख ले, बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल मूवमेंट, है ना। डायरेक्शन लिख ले, बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल डायरेक्शन। 25 जन से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को भी पहुंचाना है ना। सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं बैठना है कि सर बस हम पढ़ रहे हैं और बस हमारा काम हो रहा है, बाकी हमें नहीं पता है ना। आप अपने इंस्टीट्यूट के लिए क्या कर सकते हैं, वो यही एक मौका होता है ना। बाकी तो वो सब आप दिखावटी बना करते ही है, या सच्चा मन से करते हैं, नहीं आप लोग मन से करते हैं, बिल्कुल अच्छे बच्चे आप सभी। लेकिन जो सच में आप अपने इंस्टीट्यूट को देना चाहते हैं कि यार मैंने यहाँ से सिलेक्शन लिया है या लेने जा रहा हूँ मैं सिलेक्शन, है ना, और यहाँ से मैं सब कुछ सीख रहा हूँ, तो क्या दो, तो यहाँ पे आप लोगों को बंदों को जोड़ना है बच्चों, है ना, ताकि आपका इंस्टीट्यूट बहुत शानदार तरीके से ग्रो करता रहे और आपकी ब्लेसिंग साथ साथ में रहे, और इन फ्यूचर आप लोग हमारे से जुड़ते रहे, कनेक्ट होते रहे, है ना। ये जो बॉन्डिंग है ओनली यहाँ क्लासरूम तक ही लिमिटेड नहीं रहे, बाद में हॉस्पिटल तक भी हमारी बॉन्डिंग बनी रहे, है ना। तो ये जो चीजें हैं वो आप लोगों को करते रहना है बच्चों, सभी मेच्योर हैं आप लोग। एडवर्टाइजमेंट करना है, बंदों को कनेक्ट करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जोर जबरदस्ती कुछ की नहीं जाती है, एक बड़ा इंस्टीट्यूट है तो छोटी लेवल की बातें यहाँ पे होती नहीं है। बाकी आप सब खुद परिपक्व है, मेच्योर है, चीजों को समझ के काम में ले, हो गया ये। आप खुद एहसास करोगे कि जैन से एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है, अदर इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, सब इंस्टीट्यूट अपने लेवल पे पेश करना चाहते हैं, कोई इंस्टीट्यूट खराब नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट गलत नहीं है, लेकिन जैन इंस्टीट्यूट जो इंस्टीट्यूट है उसकी बात अलग है। किस लेवल पे, कि टीचिंग में तो हम बेस्ट कर ही रहे हैं, उसके अलावा अदर जो एक्टिविटीज होती है आपके लिए, अदर जो भी फेस्टिवल होता है, जो भी एक्टिविटीज होती है, स्पेसिफिक मोमेंट्स होते हैं, उन सभी को आप एंजॉय करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ओनली पढ़ाई किताबों के साथ ही जोड़ा जाएगा, या ओनली आपको थ्योरी के बारे में ही जोड़ा जाएगा, वो पॉइंट नहीं है। आप देखेंगे जो थ्योरी है उसके लिए आपके पास पढ़ाई पे पूरा फोकस है, तो ट्यूसडे टेस्ट पेपर है, उसके अलावा आपको मॉडल पेपर दिया जाता है, उससे पहले जब एग्जाम होता है उससे पहले स्पेसिफिक आपकी सीरीज स्टार्ट की जाती है। ए पे आपकी सीरीज अवेलेबल है जिसको मारुति सीरीज जानते हैं, और उसके अलावा आपकी 10:30 पे क्लास चलती है, आपकी इवनिंग में क्लास होती है, बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलती है। एनक्लेक्स में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, एनक्लेक्स बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, तो एनक्लेक्स बेच भी स्टार्ट करेगा जैन सिंह, तो सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। उसके अलावा अदर थिंग्स भी, हाँ उसके अलावा अदर थिंग्स भी जो है आपको टाइम नोट कर पाते हैं, आप कितना हमारे से बॉन्ड हो पाते हैं, तो फेस्टिवल हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अभी रिसेंटली आपका स्पोर्ट वीक हुआ था, पूरा वीक तो नहीं था क्योंकि इतने बड़े इंस्टीट्यूट के लिए एक वीक तक लेना पॉसिबल नहीं, लेकिन एक दो दिन की जो भी एक्टिविटी थी वो बड़ा एंजॉय किया आप लोगों ने। अभी रिसेंटली फेस्टिवल हमने एंजॉय किया था, तो हर फेस्टिवल को, हर मोमेंट को जो आप अपने फैमिली के साथ फील करते हैं घर पे रह के, काफी बच्चे हैं जो घर पे नहीं रहते हैं, है ना, उनको ऐसा रियलाइज करा जाता है कि वो एक परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, एक परिवार में ही है ना। तो इस चीजों को आप लोगों को भी स्प्रेड करना है ना, बंदों को कनेक्ट करना। बच्चों क्लैपिंग से काम नहीं चलेगा, ये क्लैपिंग आपकी तभी एक्सेप्ट की जाएगी जब आप पर्सन को कनेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा हिंज जॉइंट, जिंगली जॉइंट। एक्चुअली कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं मुंह तक, लेकिन रुकना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे नहीं बोल सकते बार बार क्लैपिंग, ठीक है आपका मोटिवेशन है, आपकी चीजें है, लेकिन हिंज जॉइंट दैट इज आल्सो नोन एज द गिंगलीमस जॉइंट, इसी को हम क्या बोल देते हैं, गिंगलीमस जॉइंट। और द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द वन बोन फिट इनटू द अनदर कॉनकेव सरफेस ऑफ द सेकंड बोन और अनदर बोन। प्लेनर जॉइंट में तो क्या था कि जो दोनों बोन होती है उसकी प्लेन सरफेस एक दूसरे के साथ जुड़ती है, यहाँ पे जो होती है, याद रखिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं है, ये हिंज जॉइंट है। कि यहाँ पे कॉन्वेक्स है, बॉल है मतलब बॉल पूरा राउंड हो गया, और कॉन्वेक्स है इसका मतलब थोड़ा सा राउंड का पार्ट हो गया, जैसे चांद है, एक तो पूरा राउंड में हो गया और एक अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर होगी, तो वो बात है। कॉन्वेक्स है मतलब हल्का सा पोर्शन, तो एक ही बोन का जो आपका कॉनकेव शेप हो गया, दूसरी बोन का आपका कॉन्वेक्स शेप हो गया, इस तरीके से जुड़ता है, तो वो मूवमेंट भी आप कितने करेगा, इस तरीके से पूरा मूवमेंट नहीं हो पाएगा, पूरा मूवमेंट नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो आपका कौन सा हिंज जॉइंट, ये वाला जो बनता है, यहाँ पे जो बनता है ना, तो यहाँ की जो बोन होती है उन बोन का अपना जो कॉनकेव वाला पोर्शन होता है, इस बोन के कॉन्वेक्स वाले पोर्शन के साथ में जुड़ता है इस तरीके से, और ये मूवमेंट होता है, और इसी तरह से पीछे इसके सपोर्ट आ जाता है, इसके पीछे सपोर्ट आ जाता है, इसलिए हिंज जॉइंट जो होता है वो आपका पीछे की तरफ नहीं मूवमेंट करता है। इसको मैं थोड़ा डायग्राम के थ्रू और एब्रिविएट करूं तो इस तरीके से आप याद रखें, किसका ये एक बोन का ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स सरफेस होगी, ये वाली ये सरफेस कॉन्वेक्स होगी, और ये जो होगी वो आपकी कॉनकेव होगी किसी बोन की। अब बॉल एंड सॉकेट जो नहीं है, बॉल तो ये पूरा हो गया और सॉकेट ये पूरा हो गया, इस तरीके से जॉइंट बनेगा, तो वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। यहाँ पे इतनी से सरफेस है ना, तो इसमें मूवमेंट ओनली यहाँ तक लिमिटेड है, और यहाँ का मूवमेंट यहाँ तक लिमिटेड है, ज्यादा नहीं जाएगी इसमें, तो ये चारों तरफ घूम सकता है। अभी हम देखेंगे इसको भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को। तो यहाँ पे जो सरफेस के बारे में, एक बोन की कॉन्वेक्स सरफेस, दूसरी बोन की कॉनकेव सरफेस के साथ में फिट होकर जो जॉइंट बनाते हैं, देन जॉइंट इज नोन एज द गिंगलिमस जॉइंट। हिंज जॉइंट प्रोड्यूस एन एंगुलर ओपन एंड क्लोज मोशन लाइक द हिंज जॉइंट। जो आपका हिंज जॉइंट होता है, जो आपका जो कुंडी वाला जॉइंट होता है, बेसिकली एक साइड ही खुलता है। आजकल तो अलग अलग टाइप के जॉइंट गेट हो गए, लेकिन जो गेट आप देखोगे कि यूजुअली आपके घर पे जो डोर वाला गेट होता है, तो वो एक साइड ही खुलता है, दूसरी साइड कभी नहीं खुलता। दूसरी साइड जब भी खुलेगा जब उसके नट बोल्ट लूज हो गए या वो हिंज टूट के गिर गया, तो वो चारों तरफ भी घूम जाता है, ऐसा कभी कभार हो सकता है। बाकी यूजुअली क्या होगा, या तो ऐसे खुलेगा या फिर वापस बंद होगा, यही डायरेक्शन उसकी होती है। तो हिंज जॉइंट की तरह जो मूवमेंट करने वाला जॉइंट होता है, दैट जॉइंट इज नोन एज द हिंज जॉइंट। प्रोड्यूस एंगुलर, एंगुलर एक एंगल बनाता है इस तरीके से, या यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से ये आएगा, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज किया एंगुलर, इतना ही मूवमेंट करता है। जैसे ये है, तो अभी ये क्या 180 डिग्री है, ये वापस आपका 190 डिग्री होगा, ये आपका धीरे पास में आ गया तो बिल्कुल कम डिग्री होगा, फिर ये फिर इस तरीके से। तो एंगुलर मूवमेंट ये कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल यूनिएक्सियल बेसिकली रहता है। एग्जांपल सबसे जो बेस्ट बनता है इसका, वो आपका एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट होता है। एंकल जॉइंट और इंटरफेलेंजेस जॉइंट, अच्छा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना, एंकल जॉइंट के अंदर ओलोर की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि एंकल जॉइंट में हमारा इंटरटार्सल जॉइंट भी है,
जो कि इंटर 400 जॉइंट प्लेनर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एंकल मतलब पूरे से एंकल के, अब आप अपना पैर है उसको इस तरीके से ले सकते हो और पीछे थोड़ा सा कर सकते हैं, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो सकता है ना। एंकल जॉइंट भी आपका पर्टिकुलर एंकल की बात करें तो एंकल जॉइंट, अगर इंटरटार्सल की बात करें तो फिर आपका प्लेनर जॉइंट है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एग्जाम में इन दोनों से ही अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो एल्बो जॉइंट है और आपका जो नी जॉइंट है, ये दोनों ही टाइप ऑफ द हिंज जॉइंट होते हैं और आपके इंटरफेलेंजेस जॉइंट, ये जो है इंटरफेलेंजेस, फेलेंजेस आपके पीछे तरफ नहीं जा सकती, आप जबरदस्ती करोगे तो जाएगी बेचारी, अदरवाइज नहीं जाएगी। तो ये जो है वो इस तरीके से मूवमेंट करी है, ये आपकी इंटरफेलेंजेस का मूवमेंट हो गया, इस तरीके से मूवमेंट करती है, पीछे तरफ भी नहीं जाती है ना। बाकी कनेक्टिव टिश्यू जिसके जितने स्मूथ होते हैं उतनी ही चली जाती है, इस तरीके से काफी राउंड भी आप कर सकते हैं, कुछ कुछ बच्चों के तो काफी ज्यादा हो जाते हैं, टच भी हो जाते हैं। तो बेसिकली जॉइंट कौन सा रहेगा इंटरफेलेंजेस के बीच में, हिंज जॉइंट। डायरेक्शन जो रहती है उसकी आपकी यूनिएक्सियल हो गया, एक एक्सिस में है ना। और आप देखेंगे ये जो बोन है, ये जो बोन है उसका एक सरफेस जो है वो आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। दूसरी बोन का ये जो है, जो रिसीवर है इसका, वो किस टाइप का हो गया, कॉनकेव। तो कॉन्वेक्स विद फिटेड विद द कॉनकेव सरफेस ऑफ द अनदर बोन। और जो जॉइंट होता है दैट जॉइंट इज द हिंज जॉइंट और स्ट्रिंगुलिमस जॉइंट। लिखिए फटाक से इसको, ये लिखना नहीं बोले, ये वर्ड लिखना नहीं बोले। यूनिएक्सियल होता है ना, यूनिएक्सियल डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, यूनिएक्सियल। हाँ बिल्कुल, यूनिएक्सियल। हो गया। यूनिएक्सियल लिखना है, जो मैंने राउंड बनाया है उसको नोट करना ही है। ये यूनी एक्सियल मूवमेंट होता है, यूनी एक्सियल डायरेक्शन रहती है। तो ये अलग से लिखे ना, लाइन में नहीं लिखा इसका मतलब नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं करें, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है आपका हिंज जॉइंट, तो ओनली इन वन डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन इन द सेंस एक एक्सिस पे, एक एक्सिस आपका इस तरह का हो सकता है, एक एक्सिस आपका ऐसे हो सकता है, एक एक्सिस आपका ऐसे हो सकता है ना। तो एक्सिस मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसको सर ये तो फ्लेक्शन भी कर रहा है, एक्सटेंशन भी करता है, तो ये तो बाई एक्सियल हो गया, वो नहीं। एक एक्सिस मतलब कि एक तरीके से कि ट्रांसफरली है, ओब्लिक भी है, वर्टिकली भी कर रहा है, रोटेटरी भी कर रहा है, तो वो मल्टी एक्सियल हो गया। एक एक्सिस मतलब एक एक्सिस है ना, अपवर्ड पूरा, ऐसे वर्टिकल है तो वो यूनी एक्सियल, वर्टिकल भी कर रहा है, इस तरह भी कर रहा है, सॉरी। हाँ, तो ट्राइक्सिस में डिपेंड करता है कौन सा जॉइंट है, तीन एक्सिस वहां पर रहेगी। तो जैसे कि ये है, तो अभी ये इस तरीके से करा तो ये दोनों तो क्या हो गया, एक एक्सिस हो गया। देन ये वाला हो गया हल्का सा, तो ये क्या हो गया, बाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ की बोन है वो इस तरीके से कर रही है, तो ये तीसरा एक्सिस हो गया। वहीं आपकी टार्सल का था वो जो प्लेनर जॉइंट हमने ट्राइक्सिल बोला, तो इसलिए दो लिखा था वहाँ पे कि कुछ प्लेनर जॉइंट होते हैं वो बाई एक्सियल होते हैं, कुछ आपके ट्राइक्सिल होते हैं। तो ट्राइक्सिल में तीन एक्सिस के अंदर। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने थर्ड वन इज द पाइवट जॉइंट, आल्सो नोन एज द ट्रैकोइड जॉइंट। The rounded or truncated surface of the one bone articulate with a ringe formed partly by the another bone। मतलब एक बोन है जिसका राउंडेड पोर्शन है और एक बोन का रिंज बना हुआ इस तरीके से, जैसे ये बोन है, ये बोन है एक, इसका ये राउंडेड पोर्शन हो गया और एक बोन का ये रिंज बनाओ इस तरीके से, ऐसे याद रखिए, रिंज बनाओ इसके साथ में इस तरीके से जुड़ी हुई, तो ये क्या करिए, पाइवट जॉइंट करिए, ये इस तरीके से पाइवट जॉइंट करिए, ये बेसिकली इस तरीके से ये रिंज होगी और ये आपके एक बोन का राउंडेड पोर्शन होगा, ये वाला समझ गए। तो इस तरीके से आपके हेड के अंदर भी इस तरीके से कनेक्टेड होती है, ये जो होती है बेसिकली आपकी जो सेकंड बोन, ऊपर वाली बोन, सेकंड ऊपर वाली जो बोन होती है दैट इज द एटलस, और ये जो नीचे वाली होती है दैट इज द एक्सिस। एक्सिस की जो पॉइंट होता है वो इस तरीके से अटैचमेंट होता है, तो ये जो है राउंडेड पोर्शन हो गया, ये इसका रिंज हो गया, इस तरीके से मूवमेंट करिए, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, राइट लेफ्ट रोटेशन, इधर लेफ्ट रोटेशन, तो वो आपका पाइवट जॉइंट, आल्सो नोन एज द रोटेटरी जॉइंट और ट्रैकोइड जॉइंट। राउंडेड और पॉइंटेड सरफेस ऑफ द वन बोन आर्टिकुलेट विद द रिंज फाउंड पार्शियली बाय द अनदर बोन, यूनिएक्सियल रोटेशन मोमेंट, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट सबसे बेस्ट है, जैसे कि एग्जांपल आपके सामने है और जॉइंट का नेम भी आपके सामने। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे ये बोन यहाँ से यहाँ आ सकती है, फिर यहाँ से यहाँ जा सकती है, इधर से उधर जा सकती है, तो ये आपका क्या बन गया, रोटेटरी जॉइंट और यूनी एक्सियल। अब ये भी एक एक्सिस में है इस तरीके से, तो ये पूरा एक्सिस बन रहा है इस तरीके से, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो ये एक एक्सिस बन रहा है। अब आगे बन रहा है तो ये सेकंड एक्सिस है, लेकिन ये सेकंड एक्सिस आपका पाइवट की वजह से नहीं है, है ना। ये जो है आपका हेड का आप इस तरीके से मूवमेंट करते हो, तो ये रोटेटरी है, इसी को हमने पाइवट जॉइंट बोला था वहाँ पे। लेकिन आप बोलेंगे सर ये तो मल्टी एक्सियल है, तो ये जो मूवमेंट करवा रहा है वो कौन सा है, कौन सा जॉइंट है जो आपका एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट करवाता है, वो जॉइंट कौन सा है, एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। हाँ, तो ये आपको याद रखना, ये वाला जो मोशन करवाता है वो एटलेंटो ऑक्सीपिटल है, लेकिन जो रोटेटरी करवा रहा है तो वो हाँ एटलेंटो एक्सियल है, तो ओनली एक एक्सिस पे ही काम कर रहा है रोटेशन पे, इसलिए यहाँ पे यूनी एक्सियल लिखा हुआ। इसी को लिख ले पाइवट को, कि इसको रोटेटरी जॉइंट भी हम बोलते हैं, इसके ब्रैकेट में लिख ले रोटेटरी जॉइंट। जो खास है उसमें से ये भी है, हिंज जॉइंट के बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट है वो ये है पाइवट जॉइंट। इससे बार बार क्वेश्चन बन जाता है, सीधा क्वेश्चन, पाइवट जॉइंट का दूसरा नाम क्या, रोटेटरी जॉइंट, कहां प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन द एटलस एंड एक्सियल। रोटेटरी मतलब क्लियरली वहीं पे आपको फील होता है, आपको वहीं पे मूवमेंट ये फील हो पाता है, यहीं पे आपका रोटेशन है, जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा भी जाता है। किस किस के बीच में होता है, तो हम वहाँ पे कर देते हैं कि सिर का जो मूवमेंट होता है वो किस किस के बीच में होता है, तो सिर की जो लास्ट वाली बोन है आपकी स्कल की, उसको ऑक्सीपिटल के साथ जोड़ देते हैं, सर्वाइकल के साथ में जोड़ देते हैं, कभी भी नहीं ऑक्सीपिटल के साथ में नहीं जोड़े। आपका जो सिर का मूवमेंट होता है, आप जो सिर को हिलाते हैं वो मेनली आपकी सर्वाइकल बोन की वजह से, C1 एंड C2, C1 इज द एटलस, C2 इज द एक्सिस, ये आपको याद रखना, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है एग्जाम। और कुछ भी चीज को इतना फिक्स बिठा के नहीं रखे माइंड में कि उसको आप रिमूव नहीं कर सके। जैसे आपने पढ़ रखा होगा शुरुआती स्टेज से और आपने यहाँ पे पढ़ भी लिया, करेक्शन अभी तो हो गया, लेकिन जो वो पकड़ आपके दिमाग में वो चीज ने कर रखी है वो इस चीज की तुलना में काफी ज्यादा हेवी है। जब तक आप इस चीज को बार बार प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक वो दूर नहीं होगी, इसलिए बोला जाता है कि रिवाइज करना है ना, इसलिए बोला जाता है कि रिवाइज करना, नहीं तो जो पहले से आपके दिमाग के अंदर बैठी हुई चीज है वो रहेगी। ये आपको याद रखना, किसी भी हैबिट को हटाने के लिए एक दिन दो दिन में नहीं जाती है बच्चों, बार बार जब आप करोगे तो वो पुरानी हैबिट हट जाती है, नई हैबिट उसकी जगह आ जाती है। हो गए, यूनी एक्सियल जरूर लिखे, पाइवट जॉइंट को दूसरा नाम जरूर लिखे, ये एग्जाम के क्वेश्चन है दोनों ही।
पाइवट जॉइंट इज आल्सो नोन एज द रोटेटरी जॉइंट और आल्सो नोन एज द ट्रेकोइड जॉइंट। यूनी एक्सियल एक डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं और डायरेक्शन भी आपके सामने बना रखी है, हिंज जॉइंट टाइप का है ना? कौन से दोनों साइड? आगे की तरफ आप गर्दन कर रहे हैं, ये कौन सा है? कौन सा है ये? आप आगे की तरफ ऐसे करें, वो एटलेंटो है। फ्रंट रो में बैठ के ऐसे कैसे काम चलेगा? आप आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, ये एंटीरियर पोस्टीरियर है, यस वाला मूवमेंट है ना? तो ये कौन सा है? ऑक्सी, हाँ एटलेंटो ऑक्सीपिटल है। तो ये नहीं है। पाइवट जॉइंट कौन सा है? लिख लिया आपने नोट्स? एक्सेल लिखा ना? बिल्कुल करता है। हाँ तो यही तो बताया मैंने, तो यही तो बताया है कि एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है। अब ये इस तरफ कर रहा है, इस तरफ कर रहा है, तो ये एक कंप्लीट एक एक्सिस है। दूसरा एक एक्सिस तो ये हो गया और ये हो गया, तो एक एक्सिस मतलब एक ही डायरेक्शन, एक फ्लो हो गया, एक फ्लो हो गया, एक डायरेक्शन हो गया, ये पूरा कंप्लीट। तो इसमें इस तरीके से कर रहा है या इस तरीके से कर, लेकिन सेकंड उसके अगेंस्ट डायरेक्शन हो गया, तो ये एक जैसे एग्जांपल बताऊं, हम मैथ पढ़ते हैं है ना? तो मैथ के अंदर जो हम एक्सिस बनाते हैं इस तरीके से आपने बनाया होगा, तो ये जो हम दो डायरेक्शन बनाते हैं, एक को हम क्या बोलते थे? एक्स एक्सिस, एक को हम क्या बोलते थे? वाई एक्सिस। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो ये एक्सिस पूरा है इस तरह से, ये पूरा प्लेन, तो ये पूरा मूवमेंट हो गया, इसलिए ये और ये तो दोनों आपका एक यूनी एक्सिल, मतलब कि पूरा एक एक्सिस, एक ही सरफेस, दूसरी डायरेक्शन नहीं है। ये है तो दूसरा हो गया, ये इस तरीके से है ओब्लिक वाला, तो वो तीसरा हो गया। ओब्लिक भी है और आपका वर्टिकल भी है, ट्रांसफर भी है, रोटेट भी है, तो मल्टी एक्सिल हो गया। एक एक्सिस, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, मेरे को पता है कि आप लोगों को कहां कंफ्यूजन हो सकता है, ये जेन्युइन कंफ्यूजन है कि ये जो है वो इस तरीके से भी हो रहा है, इस तरीके से, ये दो नहीं है, ये एक ही एक्सिल है कि मूवमेंट तो एक एक्सिस पर ही कर रहा है, एक एक्सिस पे। हाँ ये मूवमेंट ऐसा कर रहा है, ऐसा भी मूवमेंट कर रहा है, तो फिर वो बाइक आप ऐसे मूवमेंट देखोगे, ये कभी नहीं कर रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप नोट करोगे यहाँ से मूवमेंट हो रहा है, ये इन्वॉल्व नहीं हो रहा है ना? ये जो हिंज होता है वो यही करवाता है, आपका हैंड इस तरीके से आ रहा है और इस तरीके से जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ द शोल्डर जॉइंट और द एंड आपका जो ये रिस्ट जॉइंट है उसकी वजह से ये आपका ओनली यही मूवमेंट देता है, तो एक ही डायरेक्शन में वो आपका यूनी एक्सिस, तो ये आपको याद रखना है एक्सिस। देन नेक्स्ट है फोटोन आपके सामने, दैट इज है condyloid joint also known as the ellipsoidal joint, the convex oval shape projection on one bone fit into the oval shape depression of the another bone। सिमिलर आपका हिंज जॉइंट की तरह ही है, ये भी बाइएक्सियल मूवमेंट परमिट करता है, रेडियो कार्पल के बीच में है, मेटाकार्पल के बीच में होता है, इस तरीके से है ना? ये लगभग आपका हिंज जॉइंट की तरह ही है, लेकिन जो हिंज जॉइंट था वहां पे आपने देखा था, इसमें उसमें क्या डिफरेंशिएशन है वो बता रहा हूं। उसमें आपका ओनली यूनी डायरेक्शन मूवमेंट था, लेकिन यहाँ पे जो सरफेस है वहां पे तो सरफेस क्या थी कि उसको इंटरलॉक कर रही थी, लेकिन यहाँ पे जो सरफेस है वो पूरी राउंडेड सरफेस टाइप होगी, इंटरलॉक इसको नहीं करी तो एक डायरेक्शन इस तरफ भी कर सकता, दूसरा इस तरफ भी कर सकता। वहां पे क्या था कि ओनली यूनी डायरेक्शन नहीं हो रहा था, इसलिए यूनी एक्सिल, ये हिंज वाला यूनी एक्सिल ही है, तो वहां पे फिट हो रहा था इस तरीके से। अब यहाँ पे है लेकिन ये खुला हुआ है, तो ये इस तरीके भी मूवमेंट कर सकता है, इस तरीके से भी मूवमेंट कर सकता है, तो ये हल्का सा डिफरेंशिएशन है इन बिटवीन द हिंज जॉइंट और कॉन्डिलोइड आल्सो नोन एज इलिसोइडल जॉइंट। कि कॉन्वेक्स ओवल शेप, कॉन्वेक्स है और थोड़ा राउंडेड है, कॉन्वेक्स है थोड़ा ओवल शेप बन गया उसका, और वह आपका एक दूसरी बोन के अंदर फिट हो रहा है जो कि ओवल शेप का डिप्रेशन बना हुआ है, और वी कैन से लाइक छोटी हाफ कैविटी है, कंप्लीट कैविटी तो नहीं है, हाफ कैविटी की तरह उसके अंदर डिप्रेस हो रहा है अनदर बोन के, और बाई एक्सियल मूवमेंट ये परमिट कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला जो है, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। ये जो है ये एक एक्सिस है, ये जो है वो दूसरा एक्सिस है, इसलिए क्या बोल दिया? बाई एक्सियल। और यहाँ पे जॉइंट कौन सा बन गया आपका? रेडियो कार्पल जॉइंट और आपका इंटर कार्पो सॉरी मेटाकार्पो फेलेंजियस जॉइंट, मेटाकार्पो फेलेंजियस जॉइंट, मेटाकार्पो फेलेंजियस जॉइंट, लिखिए इसको। थोड़ा कम रहता है, हाँ बिल्कुल रहेगा, हल्का सा रहेगा। एक तो डायरेक्शन आपका ये हो गया है ना, ये वाला, और दूसरा आपका हल्का सा इस तरीके से आप देखेंगे तो ये आपके कार्पल सॉरी ये वाली, ये तो आपकी फेलेंजेस होगी, मैं ये बता रहा हूं, है ना? इस तरीके से आपका हैंड इस तरह से भी हो रहा है, इस तरीके से भी हो रहा है, तो ये एक डायरेक्शन होगी है ना, ये आपकी एक डायरेक्शन होगी, दूसरी ये इस तरीके से, तो दो एक्सिस हो गए है ना? आपके हैंड की एक्सरसाइज हो जाएगी, मेरे साथ साथ कर लिया करो ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। तो ये आपका एक डायरेक्शन, ये आपका दूसरा डायरेक्शन, मेटाकार्पो फेलेंजियस। हाँ तो पहले मैं यही बता रहा था, आप लोग मेरे को यहाँ लिखा गया, ये है। हाँ तो सिमिलर जो ये मूवमेंट है वो यहाँ पे होता है, इतना विजिबल नहीं होता है, सिमिलर यहाँ पे है ये वाला। आपकी मेटाकार्पल कौन सी ये है, फेलेंजेस कौन सी है, तो मेटाकार्पल फेलेंजेस जॉइंट कौन सा ये वाला, तो एक डायरेक्शन तो ये होगी इस तरीके से है ना, और दूसरी डायरेक्शन हल्की सी, एक्चुअली ये रिस्ट घूम रही है, इसको पकड़े थोड़ा सा, तो यहाँ से हल्का सा मूवमेंट इतना विजिबल नहीं है क्लियरली है, लेकिन याद रखना क्योंकि यहाँ पे जो बोन है, जो इसका हेड वाला पोर्शन है, किसका हेड वाला पोर्शन, यहाँ पे ये हेड किसका है? मेटाकार्पल का। और ये जो है आपके क्या फेलेंजेस, इसका बेस वाला पोर्शन, तो ये बेस वाला पोर्शन है वो आपका यहाँ पे ओवल से बना, ओवल लाइक सॉकेट से बना रहा है कि यहाँ पे डिप्रेशन वाला है, और ये आपका राउंडेड ओवल से बना, तो ये इसके अंदर फिट हो रहा है इस तरीके से यहाँ पे है ना, तो जैसे वो फिट होगा लास्ट में आप देखोगे उस तरीके से, तो हल्का सा इतना क्लियरली विजिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट रहता है। जॉइंट की एनाटॉमी है, डेमोन्स्ट्रेशन से बढ़िया पढ़ सकते हैं हम, कॉलेज के अंदर जो हम पढ़ते थे ना, जो टमी होती है उस पर आप डेमोन्स्ट्रेट करके बड़ा शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। कोशिश करें कि 3D डायग्राम आपके सामने प्रेजेंट हो, उसे आप और अच्छे से समझ पाए। हाँ ठीक है, सब कुछ आपको दे देंगे, फिर आप लोग क्या करेंगे? ले, लेबोरेटरी बना ले, नहीं आई मीन पढ़ने में बेस्ट रहता है ना, और वो हम कोशिश करें कि आपके सामने इमेजेस प्रेजेंट हो, उसे आप और अच्छे से सीख पाए। हो गया ये? हाँ, ये आवाज क्यों आती है बताइए? ये इनका क्वेश्चन है कि ये जो आपके फेलेंजेस जॉइंट है, क्या भाई ये जो फेलेंजेस जॉइंट है इनको आप इस तरीके से प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आवाज आती है, वो क्यों आती है? अच्छा, यहाँ से CO2 रिलीज होती है उसके, नाइट्रोजन की प्रेजेंस की वजह से बबल्स बनते हैं यहाँ पे, मेरे भी आ रही है अच्छे से। ये क्यों आती है? बेसिकली यहाँ पे जो ये टाइप ऑफ द साइनोवियल जॉइंट है, पहले तो याद रखना आपको, साइनोवियल जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है तो ये क्या है? यहाँ पे कैविटीज है ना, और कैविटीज के अंदर जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है बेसिकली है ना, जो आप गैसियस मूवमेंट बता रहे हो बच्चे, नाइट्रस ऑक्साइड जो बता रहे हैं,
उसका मूवमेंट नाइट्रोजन कंपोनेंट की बात करें, बाकी जो फ्लूइड का मूवमेंट होता है वो जैसे सप्लिंग होता है इधर से उधर, अब एक बार हो गया, कुछ टाइम बाद में होगा, बात नहीं होगा, अब एक बार जैसे कर दिया अभी नहीं हो रहा है ना, कुछ टाइम बाद तो होगा, ऐसा नहीं कभी नहीं होगा, लेकिन उस टाइम आता नहीं होगा, तो वो मूवमेंट आपकी बोन का अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है उसके इधर से उधर होने की वजह से होता है, डिपॉजिट हो जाने की वजह से। तो एक सरफेस दूसरी सरफेस से टच होगी ना बोन की, ये जो बोन है इतना बड़ा साइनोवियल कैविटी को सरफेस के अकॉर्डिंग ये नहीं समझे कि इतना बड़ा स्पेस है तो यहाँ पे इतनी बड़ी कैविटी होगी, नहीं, हल्की फुल्की सी कैविटी, बिल्कुल ये जो जॉइंट बोन है ये तो बिल्कुल पास पास में है, तो इनके बीच में तो बिल्कुल भी कैसे कि प्रेजेंट है ही नहीं, है ना। आप यहाँ पे अगर फील भी करते हैं टच करते हैं तो यहाँ पे बोनी पोर्शन ही आता है ना, बीच में साइनोवियल कैविटी इतनी अच्छे से आपको फील यहाँ पे नहीं होती है, तो वो तो साइनोवियल कैविटी जस्ट मात्र प्रेजेंट है, इतना बड़ा स्पेस नहीं है, तो बेसिकली जो सरफेस है और जो एरिया है वो बोनी सरफेस ही है यहाँ पे। नेक्स्ट इज द सेडल जॉइंट, सेलर जॉइंट, द आर्टिकुलर सरफेस ऑफ द वन bone is saddle shape and articular surface another bone is fit into the saddle, दोनों सेडल हो गए फिट इनटू द सेडल शेप। इसका शेप देख लेते हैं ये वाला, ये भी वापस वही सेडल से मतलब थोड़ा सा आपका कॉनकेव शेप की तुलना में सेटल शेप जैसे सेटल शेप हम कैसे आप लोगों को बताऊं, इस तरीके से होगा लगभग ये भी, है ना। तो ये कंप्लीट आपका कॉनकेव ना होगा ना, ये कंप्लीट ओवल शेप जैसा होगा, उन दोनों के बीच का जो सरफेस हम बोल सकते हैं, बीच का जो शेप बनता है वो आपका सेडल जॉइंट और सेलर जॉइंट जिसको बोलते हैं कि एक बोन का जो सरफेस होता है वो दूसरी बोन के अंदर आके इस तरीके से फिट हो जाता है, जो कि सेलेक्टिव जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होता है, बहुत रेयरली प्रेजेंट होता है, हर कहीं प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जांपल आप लिखा हो कार्पो मेटाकार्पल, कार्पो मेटाकार्पल के बीच में, कार्पो मेटाकार्पल ये वाला ना, ये आपकी कार्पल होगी, आपकी मेटाकार्पल होगी, इसके बीच में यहाँ पर भी आपका दो डायरेक्शन एक ही होगा, दूसरा ये होगा रोटेटरी होगा हो रहा है, तो वो आपका किसकी वजह से होगा, कार्पल बोन की वजह से, इंटरकार्पल्स की वजह से ये जो है एक और दूसरा, इसलिए यहाँ पे कौन सा है ये बाई एक्सेल मूवमेंट और बाई एक्सेल डायरेक्शन में हो रहा है, बस नेम याद रखिए, ज्यादा कंफ्यूजन होना नहीं। सेडल जॉइंट सेलर जॉइंट होता है, बाई एक्सेल जॉइंट होता है ना, और एग्जांपल है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट या कार्पल और मेटाकार्पल बोन के बीच में जो प्रेजेंट होता है वह। जॉइंट के एनाटॉमी के अंदर जॉइंट के नेम, जॉइंट के फिजियोलॉजिकल नेम, तीनों नेम याद रखना है, बार बार उनको रिवाइज करते रहना, कंफ्यूज होना नहीं है। सेड करके जो आपको बताया गया है ना, सिनार्थ्रोसिस, एम्पियार्थ्रोसिस, डायार्थ्रोसिस, तीनों को याद रखे बार बार, लिख के कहीं चिपका ले, क्योंकि आज आपको याद है वो, मैं बता रहा हूँ 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद आपको कंफ्यूजन देखने को मिलेगा, तो उनको लिख के कहीं ना कहीं चिपका ले, जिनको आप बार बार देख सके। तीनों वर्ड वो कहां से है, देन आपके साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो दो सेल बताई थी, हम हाइलाइटेड बाद में पूछते हैं कि सर कौन कौन सा है, तो जो क्लासों में आपको बीच में बोला जाता है कि ये आज की क्लास में ये खास टॉपिक है, वही आपके हाइलाइटेड टॉपिक है। तो तीन वो वर्ड बीच में हमने साइनोवियल जॉइंट के अंदर जो दो सेल देखी थी, टाइप ए सेल और टाइप बी सेल, वो दोनों खास है। उसके बाद में ये जो जॉइंट है, इन जॉइंट के अंदर जो पाइवट जॉइंट देखा था, रोटेटरी जॉइंट, जिसमें ओनली वन डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, आपकी बॉडी के एटलेंटो एक्सियल जॉइंट के रूप में प्रेजेंट होता है, दैट इज द पाइवट जॉइंट, तो वह आपको याद रखना। ये सेलेक्टिव चीजें हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी ये जस्ट पढ़ने मात्र के लिए है, कभी कभार ऐसा हो गया कि एग्जामिनर यहाँ तक इंटरेस्ट दिखा रहा है तो यहाँ तक जा सकते हैं, बाकी इन डायरेक्शन से मूवमेंट जो बाई एक्सेल किस तरीके से होता है, ट्राई एक्सेल किस तरीके से होता है, एग्जामिनर हो सकता है कि आपको ये दे दे ओनली, ये इमेज आ गई और यहाँ पे ये कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, और पूछ लिया कि ये किस टाइप का मूवमेंट हो रहा है, ये क्रॉस रहेगा कि यूनी एक्सेल है, बाई एक्सेल है और मल्टी एक्सेल है या ट्राई एक्सेल है, तो वहाँ पे कौन सा रहेगा, बाई एक्सेल, तो ये मूवमेंट भी आपको याद रखना। अभी तो ये जैसे एरो दिख रही है तो इसलिए आप समझ पा रहे लिखा हो भी, तो ये जो सेलेक्टिव चीजें हैं यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। हो गया ये। वैसे ये सेलेक्टिव नोट्स ही है, लेकिन और जब आप रिवाइज करते हैं घर जाके इन्हीं को, तो एक बार तो पूरा रिवाइज करें, और इसमें से जो आपको अभी बोला जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है तो अभी वहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क लगा ले, और उसको जब आप रिवाइज करते हैं तो अलग से नोट्स आप बनाते होंगे, तो उस नोट्स में जो कि आपको एग्जाम के 1 सप्ताह पहले या 15 दिन पहले आप उनको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, उस नोट्स में लिख ले आज की क्लास का जैसे 5-10 लाइन है जो खास है ना, 5-10 पॉइंट है जो खास है, उनको उसके अंदर लिख ले, जो एट द टाइम ऑफ द एग्जाम उसके 7 दिन पहले, 5 दिन पहले, 2 दिन पहले जब आप फ्रीक्वेंटली उनको रिवाइज करते हैं, तो इन सब बुक्स को खोलने की जरूरत नहीं पड़े, वापस इन सब नोटबुक को वापस खोलने की जरूरत नहीं पड़े, आप ओनली वो पॉइंट ही रिवाइज करके जाए। जैसे जैसे आपका टाइम पास में आता जाता है वैसे वैसे रिवीजन आपका फास्ट होना है, कंटेंट आपका कम होता जाना है, ये आपका रेशियो होना चाहिए कि टाइम अभी सफिशिएंट है तो बहुत सारा पढ़े, उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास आ रहा है तो आपका जो कंटेंट है वो तो कम होता रहना चाहिए, और रिवीजन है वो आपका रैपिडली होना चाहिए, बार बार आप रैपिडली रिवाइज करते रहे, 2 से 3 से 4 से 5 10 टाइम जो भी टाइम मिलता है, और कंटेंट आपका सेलेक्टिव स्पेसिफाई होता जाना चाहिए, तभी आप बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कर पाते हैं। सब कुछ रिवाइज करने के चक्कर में जिसको हमें रिवाइज करना होता है वो भी हम नहीं कर पाते, तो एग्जाम की स्ट्रेटेजी अभी से फॉलो करके रखे, 3 महीने का टाइम शेड्यूल अभी से बना के रखे कि कौन से महीने में कौन से टाइम ड्यूरेशन में स्पेसिफिकली जो बच्चे एलिजिबल है, जिनका मेन टारगेट नोट सेट 8 है, अभी आपके सामने जो आ रहा है कि नोट सेट के अंदर जाना ही है, अभी जो मेन टारगेट है वो उन बच्चों के लिए है ना, जो अगले नोट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बना ले, बेस्ट रैंकर आप बन सकते हैं, है ना। लेकिन जो जाना ही है सर, यही टारगेट है, यही हमारा अल्टीमेट गोल है, इसके अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो वो तो बिल्कुल सेलेक्टिव रूटीन वाइज शेड्यूल्ड स्टडी करें, है ना। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज को फॉलो करें, नई चीज पढ़ रहे हैं अभी थोड़ा टाइम तो है, वैसे आप लोगों के पास 90 डेज हमारे अप्रोक्सीमेट, तो उसमें जो चीज आपने नहीं पढ़ी है उनमें तो सीक्वेंस फॉलो करना है, एमसीक्यू नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, फिर थ्योरी फिर क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस तो आपको करना ही है, प्लस रिवीजन साथ साथ में करना है, और वो पॉइंट भी याद रखना, इमेजेस कहीं से पढ़ते रहे, इमेजेस कहीं से भी देखते रहे, इमेजेस के जो नंबर्स है वो नहीं गवाएं, इमेजेस के नंबर बच्चों बिल्कुल भी नहीं गवाना है, 10 इमेज आ रही तो कोशिश करें कि आपकी 8 इमेज के राइट आंसर हो, 8 तो आपको लेना ही है, 7 तक भी है तो ठीक ठाक है, मेरा मानना 8 आप ले, 2 ठीक है, नहीं आ रहा कोशिश करें 10 आ जाए, लेकिन 10 में से हो सकता है कि 2 इमेज कुछ और हो जो हमें पता ही नहीं हो, लेकिन 8 जो इमेजेस है वो तो आपको आना जरूरी है। तो इमेज बेस्ड स्टडी भी करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, किताब देखते रहे, यूट्यूब पे चीजें सर्च करते रहे, देखते रहे, और बाकी इमेज की जो स्टडी है इस पे थोड़ा हम काम कर रहे हैं, जैसे ही हो जाता है तो आपके सामने लॉन्च कर दिया जाएगा, है ना। उसमें हजारों इमेज आपको देखने मिलेगी एक ही साथ में एक ही प्लेटफॉर्म पे, ताकि बहुत सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाए, तो उस पर भी काम चल रहा है बच्चों। उसके बाद जब जैसे फिनिश होता है आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, बाकी इमेजेस जो बनती है एनाटॉमिकली बनती है, डिजीज कंडीशन से बनती है, वो ये इमेजेस ही होती है, जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होता है वो फंडामेंटल की इमेजेस होती है, इमरजेंसीज की इमेजेस होती है, जो सर आपको बड़े शानदार तरीके से साथ साथ में कवर करवा रहे हैं, बाकी एनाटॉमिकली और आपकी जो डिजीज कंडीशन है वहां से इमेजेस आती है वो साथ साथ में कवर करते हैं, जैसे कि इमेज आगे बूट से हार्ट किस में देखने को मिलता है, वो इमेज है तो वो हाँ, तो वो आपको कहाँ देखने मिलता है, एक्सरे के अंदर वो डिजीज कंडीशन का पोर्शन, तो उसके साथ साथ में से आगे बूट से हार्ट है तो उसको सर्च करें एक्चुअल में कैसा दिखता है। कल हमने एक अपीयरेंस देखा था, हनी कॉम्ब अपीयरेंस,
है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम की, अब हनीकॉम अपीयरेंस आपके सामने अगर आपने इस इमेज को पढ़ रखा है, इस चीज को देख रहे हो, तो ये इजी तरीके से आपकी कवर अप हो जाती है। तो इमेज के क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। Ball and socket joint, that is spheroid joint, consists of the ball-like surface of the one bone fitting into the cup-like depression of the another bone. Multi-axial ball and socket joint multi-axial होता है, डायरेक्टली मेंशन कर रखा है। परमिट मूवमेंट अराउंड द मैक्सिमम डायरेक्शन, एग्जांपल है शोल्डर हिप जॉइंट, जैसे कि आपके सामने है। और अब आप देखोगे कि इसके अंदर मल्टी एक्सियल हो गया कि ये इस तरीके से भी कर रहा है, इस तरीके से भी कर रहा है, इस तरीके से भी कर रहा है, तो ये मल्टी एक्सियल आपका मूवमेंट हो जाता है, मल्टी एक्सियल पे डायरेक्शन हो जाती है। बॉल एंड सॉकेट स्फेरॉइड जॉइंट इसको बेसिकली बोल रहे हैं। जो इनके अनदर नेम है वो इनके शेप के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जैसे स्फेरॉइड वर्ड जो है स्फेरिकल शेप, राउंडेड शेप, तो वहां से अनदर नेम यहाँ पे बना के वो भी याद रखें। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कि आपका स्फेरॉइड जॉइंट है, देन उसके बाद बॉल और लाइक सरफेस फिट होती है इन द कप लाइक सरफेस ऑफ द अनदर बोन, जो कैविटी बनती है ना। और यहाँ पे जो है वो शोल्डर जॉइंट है और हिप जॉइंट दोनों ही है। लिखिए फटाक से इनको। मल्टी एक्सियल वर्ड लिखना है और मल्टी एक्सियल की डायरेक्शन कैसी है, मल्टी एक्सेल की डायरेक्शन कैसी है वो डायरेक्शन भी आप लोगों को लिखना है, मेंशन करना है। तीन एरो कैसे ही बना ले जिस तरीके से आप समझ सकते हैं, लेकिन ये इमेज पे थोड़ा फोकस करें कि मल्टी एक्सेल में मूवमेंट कैसा हो रहा है ना। तीन डायरेक्शन है, इस तीन डायरेक्शन है आपकी, ट्रांसवर्सली, ओब्लिकली और रोटेटरी, इस तरीके से। तो तीनों डायरेक्शन के तीन डायरेक्शन है, बाकी चौथी डायरेक्शन मल्टी एक्सेल हो गया, मतलब बहुत सारे एक्सेस बन जाते हैं यहाँ पे। थोड़ा डिफिकल्ट होता है किसी भी एग्जाम को दो फेज में क्लियर करना, इजी नहीं होता है बच्चों, है ना। दो फेज के अंदर के पहले प्री क्लियर करो, देन उसके बाद में मेन क्लियर करो, थोड़ा डिफिकल्ट है, इस चीज को हम कंसीडर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बच्चे के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। और ये जो आपका दो फेज के अंदर एग्जाम हो रहा है, तो ये जो दो फेज वाले एग्जाम में बच्चों ने रिजल्ट लिया भी है ना, जो लगातार पढ़ रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, रुक नहीं रहे, तो वो इसके अंदर भी अच्छी रैंक लेके आ रहे हैं, रैंकर बन ही रहे हैं, और रिजल्ट पहले जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि जो दो टाइप के दो फेज में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें रिजल्ट बिल्कुल ये हो गया कि जो रैंकर है उसके भी 50 नंबर ही आ रहे हैं, हाईएस्ट जो नंबर वाला रैंकर है उसके भी 50 है, ऐसा नहीं है, वो भी 70, 79, 78, मतलब एवरेज हम देखें और मेरिट देखें तो मेरिट आपकी वहीं पर जा रही है जो पहले एग्जाम में जाया करती थी। डरना नहीं है इस फेज से, डरना नहीं है कि सर प्री तो हो गया, मेंस में क्या, अच्छा ज्यादातर ये भी होता है कि प्री हो जाता है लेकिन मेंस नहीं होता है। हालांकि ज्यादा आपने फेज नहीं किया, एक दो बार हुआ एग्जाम, एक बार हुआ सही, लेकिन हाँ 3 बार हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डर के बैठ जाएंगे सर प्री नहीं हुआ तो मेंस नहीं, मेन हो सकता, संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है आपकी साइकोलॉजी की वजह से। तो डरना नहीं है, जिन बच्चों का प्री नहीं हुआ पहले उनका भी प्री अच्छे से हो जाएगा, बस कंसिस्टेंसी के साथ में साइकोलॉजी को संभाल के रखें अपनी को, साइकोलॉजिकली तनाव नहीं ले, हर प्रकार के बैरियर से बचे, और जैसे जैसे आपके एग्जाम पास में आ रहे हैं बच्चों, वैसे वैसे इंट्रोवर्ट बन जाए, इस वर्ड पे फोकस करें। जैसे जैसे आपके एग्जाम आ रहे हैं पास में, वैसे वैसे इंट्रोवर्ट बनने की कोशिश करें, है ना। उसके बाद में खुल के एक्सट्रोवर्ट बनना है, ढोल बजाना है कि सिलेक्शन हो गया, लेकिन जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है इंट्रोवर्ट रहे, खुद पे फोकस, खुद की किताबों पे फोकस, खुद की स्टडी पे फोकस। उसके अलावा साइकोलॉजिकली इफेक्ट नहीं होना है कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन किसके साथ क्या हो रहा है ना। इंट्रोवर्ट मतलब इंट्रोवर्ट बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस होते थे मोबाइल चलाएंगे, अरे मोबाइल चला रहे वो भी एक्सट्रोवर्ट ही है, मोबाइल से भी दूरियां बनाना है ना, थोड़ा सा मेंटेन करें। रीलोफिलिक नहीं बनना है, जो बड़ी प्रचुरता में चल रहा है कि 5 मिनट के लिए यार है ना मूड रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट की चीजें देख लेते हैं, और 5 मिनट कब आपके 50 मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं पता नहीं चलता बच्चों। ये जो रील है हकीकत बता रहे हैं, ये भी एक प्रकार का नशा है जो आने वाले टाइम में एक एडिक्शन के रूप में साबित होने वाला है। और नहीं है तो जिनके घर में, जिनके परिवार में छोटे बच्चे हैं उनके साथ आप देख सकते हैं कि आप मोबाइल फोन उनको देते हैं या टीवी में कुछ ऐसे कार्टून वगैरह चला देते हैं, तो वो किस तरीके से उनके एडिक्ट हो गए, कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, सारी चीजें वो फेंक देंगे ना। मेरे घर में इसलिए मैं चीजों को एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूँ, ये हकीकत चीजें हैं बच्चों। तो रीलोफिलिक आपकी माइंड की साइकोलॉजी है ही ऐसी, माइंड की साइकोलॉजी है ऐसी कि हम जिस चीज को ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, हम उसके एडिक्ट हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज थोड़ा आपको दूर रखना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देन कुछ स्पेसिफिक जॉइंट है, स्पेसिफिक जॉइंट है, मैं समझ सकता हूँ आपकी क्लैपिंग के पीछे की भावनाएं, है ना। नेक्स्ट है स्पेसिफिक जॉइंट, जो कि 4-5 जॉइंट है, वो भी हम कवर कर लेते हैं फटाक से। पहला है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोरल बोन और मैंडिबल बोन के बीच में जो जॉइंट बनता है, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि एकमात्र आपका मूवेबल जॉइंट होता है इन योर स्कल बोन, स्कल बोन के अंदर एकमात्र मूवेबल जो जॉइंट होता है वो कौन सा रहता है आपका, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट इज द कंबाइंड हिंज एंड प्लेनर जॉइंट, हिंज और प्लेनर जॉइंट का, है ना। हालांकि है ये भी कौन सा साइनोवियल जॉइंट ही है, इसलिए तो ये अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, उसके बदौलत मैं आपके सामने इतना अच्छे से बोल पा रहा हूं, है ना। तो ये क्या है, फ्रीली मूवेबल है, तो ये भी साइनोवियल जॉइंट का ही टाइप है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जिसको बोल रहे हैं, कंबाइंड हिंज एंड प्लेनर जॉइंट फॉर्म्ड बाय द कॉन्डिलर प्रोसेस ऑफ द, फॉर्म्ड बाय द किसके थ्रू बना होता है, तो फॉर्म्ड बाय द कॉन्डिलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल, कॉन्डिलर प्रोसेस ऑफ द मैंडिबल एंड मैंडिबल फोसा ऑफ द टेम्पोरल बोन। अच्छे से मैंने बताया था, कंफ्यूज नहीं होना है। फोसा है वो दूसरी बोन का है, लेकिन उसमें कौन सी बोन आके जुड़ रही है उसके अकॉर्डिंग नेम बनाया है, प्रोसेस जो है कौन सी बोन के साथ जुड़ रही है, जिस बोन के साथ जुड़ रही है उस बोन के अकॉर्डिंग उस प्रोसेस का नाम दिया है। ये दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, थोड़ी डिटेल की बात है लेकिन याद रखना आप लोगों को। तो कॉन्डिलर प्रोसेस है किसकी है, मैंडिबल की है, और जुड़ कहां पे रही है, टेम्पोरल बोन पे, और टेम्पोरल बोन पे किस जगह जुड़ी है, जहां पे एक फोसा बना हुआ है, एक छोटी कैविटी बनी हुई है, उस कैविटी के साथ में उस कैविटी क्या बोल रहे हैं, मैंडिबुलर फोसा। क्यों बोला, क्योंकि मैंडिबुलर बोन जो है यहाँ पे जुड़ी है, कॉन्डिलर जो बोन प्रोसेस है मैंडिबल बोन की वो जुड़ी है, इसलिए इसको मैंडिबुलर फोसा बोला, लेकिन एक्चुअल पार्ट तो किसका है, टेम्पोरल बोन का है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओनली प्रीवेल मूवेबल जॉइंट बिटवीन द स्कल बोन, इसको हिंज और प्लेनर बोल, प्लेनर बोला है। तो हिंज मतलब आपकी जो आप देखेंगे कि आप आपकी जो माउथ है उसको आप ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से नीचे जाएगा, मूवमेंट जो करेगा तो आपका जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, कितना जा सकता है, एक लेवल तक जाएगा, उसके बाद वापस जब आप उबा से लेंगे तो बहुत अच्छे से होगा, और गहरी उबा से आप लेंगे तो बहुत अच्छे से खुलेगा, है ना, बहुत अच्छे से ये मूवमेंट खुलेगा, जैसे बच्चा ले रहा अभी इतना अच्छे से मुंह खुलेगा, तो वो आपका एक डायरेक्शन होगा, हिंज में होगा। लेकिन आप जब खाना खाते हैं तो मुंह को इस तरह से घुमाते हैं, है ना, और जब आप कोई भी चिंगम वगैरह यूज करते हैं तो उसमें आपका मूवमेंट इस तरीके से होता है, ये जो है वो आपका सकता है इधर से उधर जाती रहती है, तो ये किस तरीके से प्लेनर मूवमेंट, है ना। तो प्लेनर जॉइंट और हिंज जॉइंट दोनों का कॉम्बिनेशन ये बन जाता है, और दैट इज आल्सो टाइप ऑफ द साइनोवियल जॉइंट।
ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है, जो स्पेसिफिक डाटा लिखा है बस वही आपको याद रखना है, जैसे कि वहाँ पे बना रखा है ना, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, नहीं बॉल एंड सॉकेट नहीं, हल्का फुल्का बॉल एंड सॉकेट बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपके सामने है हिंज एंड प्लेनर जॉइंट, साइन वेल का टाइप है क्योंकि साइन वेल कैविटी यहाँ पे प्रेजेंट है। हो गया ये। अरे लैंग्वेज इतना नहीं लिखो, बस लिख लो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, फ्रीली मूवेबल जॉइंट और कॉम्बिनेशन ऑफ द हिंज प्लस प्लेनर जॉइंट, बस ये 4-5 बातें लिखनी है। और ये तो मैंने वहां भी डिस्कस किया था जब हम स्कल बोन डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर भी लिखा था हमने। नेक्स्ट हमारे सामने शोल्डर जॉइंट, दैट इज जो अभी रिसेंटली बैच स्टार्ट हुआ है उसकी बात नहीं करें, उससे जो पहले वाले बैच के बच्चे हैं उनका ऑलमोस्ट हो गया कोर्स, अभी तक नहीं हुआ है। ये स्केलेटल सिस्टम तो आपका लास्ट था, लिम्फेटिक में से निकल दिया है, रवि सर की कुछ क्लासेस शायद पेंडिंग होगी पीडियाट्रिक्स की, और अकी सर की है तो सेंसरी सिस्टम की चल रही है, बस यही तो पेंडिंग है। फिर तो आप नहीं, ये जो रिसेंटली बैच स्टार्ट हुआ उसकी बात नहीं करें, उससे पहले का जो बैच था, जो पहले वाले बैच के बच्चे हैं ऑलमोस्ट हो गया ना। हाँ, ज्यादा लालची नहीं बने, है ना। बाकी वैसे आपको दोबारा पढ़ने के लिए मौका दिया जाता है, आप जब तक चाहते हैं, जैसे ऐसा है कि लिमिटेड सीट नहीं देता, लिमिटेड टाइम नहीं देता, जब तक आपकी इच्छा तब तक आप पढ़ सकते हैं। इसको समझ लेते हैं, है ना, प्लानिंग पहले ही बना लेते हैं, हाँ भाई जैसे से रुकते हैं स्टार्ट करना क्लिपिंग, 4-5 तो ऐसे क्लिपिंग के लिए ही आए हैं यहाँ पे, है ना, बस। अरे भाई ज्यादा क्लिपिंग नहीं करे, कुछ और अवार्ड दे दिया जाएगा आप लोगों को, है ना। चलिए एक और देख लेते हैं बच्चों, शोल्डर जॉइंट इज आल्सो नोन एज द ह्यूमरोस्केपुलर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरोस्केपुलर, क्योंकि ह्यूमरस और स्केपुला, और स्केपुला की कौन सी जॉइंट कैविटी होती है, ग्लिनोइड कैविटी। कैसे याद रखना है, जी जी यानी गोड ऊपर होता है, इसलिए ग्लिनोइड कैविटी ऊपर, एसिटाबुलर कैविटी आपकी हिप बोन, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, एसिटाबुलर आपकी हिप के अंदर रहती है, ग्लिनोइड आपकी शोल्डर में रहती है, तो इसको हम ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पे कौन सा लिखा है, ह्यूमरोस्केपुलर जॉइंट, तो वर्ड से मींस बना रखा है, ज्यादा कंफ्यूज होना नहीं है कि ये शोल्डर जॉइंट आल्सो नोन एज द ह्यूमरोस्केपुलर जॉइंट, आल्सो नोन एज द ग्लिनो, ग्लिनोइड कैविटी के लिए बड़ा है, और ह्यूमरल जॉइंट ह्यूमरस बोन के लिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है फॉर्म बाय द हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्केपुला। मूवमेंट कौन कौन सा करता है, अच्छा मैं डायरेक्टली बोलूं कि ये यूनी एक्सियल है, बाई एक्सियल है, मल्टी एक्सियल है, कैसा रहेगा, मल्टी एक्सियल। तो मूवमेंट यहाँ पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो गया, हाइपर एक्सटेंशन हो गया, एडक्शन एबडक्शन हो गया, और रोटेशन हो गया। तो ये जो है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है, तो ये आपका एक एक्सिस हो गया, फिर ये जो है इसी के अंदर आ गया हाइपर एक्सटेंशन वाला एबडक्शन, और ये आपका जो एडक्शन है ये आपका दूसरा एक्सिस हो गया, और फिर रोटेटिव मूवमेंट है ये आपका तीसरा एक्सिस हो गया, तो मल्टी एक्सियल हो गया, है ना, मल्टी एक्सियल, मल्टी एक्सियल। जैसे ये है तो इस तरीके से भी जा रहा है, इस तरीके से भी आ रहा है, रोटेट भी आप कर पा रहे हो, तो ये क्या हो गया आपका मल्टी एक्सियल मूवेबल जॉइंट, और दैट इज द शोल्डर जॉइंट, ह्यूमरोस्केपुलर जॉइंट, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। याद रखना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एक बेस्ट एग्जांपल है ये, लिख ले इसको, एटलीस्ट लिखे, उसके बाद में 2-3 जॉइंट तो फिर भी रह ही गए हमारे। कल के पेपर का बार बार बता रहा हूँ, एब्सेंट नहीं रहे, बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं रहना आप लोगों को, अपने पेपर अटेम्प्ट करना है, और पूरी पोटेंशियल के साथ, पूरे एनर्जी के साथ में, है ना, अच्छे से प्रिपेयर हो गया, आपको पेपर अटेम्प्ट, पेपर बड़ा ही शानदार देखने को मिलने वाला आप लोगों को। बिल्कुल जॉइंट्स भी आएंगे, जॉइंट्स भी आएंगे, शोल्डर जॉइंट भी आएगा, और लास्ट तक रोटेशन जो मीडियल एंड लेटरल का वहां तक आएगा, हाँ तो कंप्लीट आएगा शोल्डर जॉइंट, जो लास्ट स्लाइड आप लोग यहाँ तक भी आएगा, याद रखना आप लोग। और पहली क्लास का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, पहली क्लास का, तो वो भी पढ़ के आना है ना, जो हमने पढ़ा था 206 वो क्वेश्चन, उनमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो कंप्लीट पढ़ के आए, बड़े शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो लिखे, जो बच्चे लिख रहे हैं नोट्स पूरा पूरा लिखे, बाकी जिनका हो गया उन सभी बच्चों को थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। कुछ डाउट है, रुको। हाँ ठीक है।